मेरी मम्मी हमेशा मुझसे कहती थी कि दुनिया में बहुत सारी औरतें हैं और अगर कोई धोखा देती है तो हम बस आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए जब मैंने अपनी 3 साल की गर्लफ्रेंड जिया को तेज बारिश में किसी दूसरे लड़के के लिए छाता पकड़े देखा, ठीक उसी समय जब उसे लगा कि वह इसे अच्छे से छिपा रही है, मैंने चुपचाप और शांति से एक फोटो ले ली। मैंने तुरंत उसका अपने जूनियर क्लासमेट को किस करते हुए वीडियो यूनिवर्सिटी नेटवर्क पर हर जगह अपलोड कर दिया। जैसे ही यह खबर फैली, हमारे कॉमन दोस्तों के कमेंट्स की बाढ़ आ गई। मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई कि वे इतने परेशान थे। आखिर सब जानते हैं कि जिया मेरी कितनी परवाह करती थी। उसने 2.5 साल तक मेरा पीछा किया, लगातार 88 बार मिन्नतें की, तब जाकर मैं बेमन से मान गया। मैंने उसके अपडेट्स पर कड़ी नजर रखी और अचानक ऐसा लगा जैसे उसके पके प्यार को जबरदस्ती 2 हिस्सों में बांट दिया गया हो। एक आधा मेरे लिए रखा गया हो और दूसरा आधा चुपके से किसी और को दे दिया गया हो। मैंने उसका सामना नहीं किया, न ही मैंने कोई उसके पीछे भागने का ड्रामा किया। मैंने चुपचाप अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए, अपना बैग पैक किया और बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। अगली सुबह जिया को उसकी सबसे अच्छी दोस्त का फोन आया, जिसने चिल्लाकर पूछा कि जिया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यह सुनकर जिया चौंक गई, लेकिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसे सोचने का समय नहीं दिया और ताने मारने लगी। बेइज्जती से भरी बातों के बाद जिया को आखिरकार अपनी दोस्त की बातों का मतलब समझ आया। वह अचानक उठी और जवाब देने ही वाली थी, तभी उसे अचानक याद आया कि वह अभी भी लूली के साथ हॉस्पिटल में है। तो जो शब्द वह कहने वाली थी वह वहीं रुक गए। उसकी सबसे अच्छी दोस्त यह साफ जानते हुए कि उसने जवाब क्यों नहीं दिया, और भी गुस्सा हो गई। यह सुनकर जिया का दिमाग खाली हो गया। उसे अचानक याद आया कि कल रात उसका मेरे साथ एक अपॉइंटमेंट था, लेकिन लूली को हॉस्पिटल ले जाने के बाद वह बिजी थी और भूल गई। उसने जल्दी से फोन रख दिया, फिर अनगिनत मिस्ड कॉल देखे जो सब मेरे थे। उसी पल जिया ने दर्द से अपनी छाती पकड़ ली। उसने जल्दी से हमारी चैट विंडो खोली और मेरा मैसेज देखकर, जिसमें मैंने उससे मिलने के लिए कहा था, कॉल करके समझाने वाली थी, लेकिन तभी लूली ने उसका हाथ पकड़ लिया। बिना कुछ कहे जिया ने बेरहमी से लूली का हाथ झटक दिया। उसके दिमाग ने उसे बताया कि अगर वह तय समय पर मेरे भेजे गए लोकेशन पर नहीं पहुंची तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। हालांकि सालों पहले जब मैं उसे आग से दूर ले जा रहा था, उस तस्वीर को याद करके जिया की चिंता धीरे धीरे कम हो गई। समय बीतता गया, मैंने अपने सामने खाली जगह देखी। 10 मिनट के बाद 10 मिनट बीतते गए और जिया अभी भी नहीं आई थी। हमारे तय समय से 1 घंटा बीत चुका था। मैं थोड़ा निराश था, इतना निराश कि मैं असल में पर्सनली मिलकर ब्रेकअप करना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग एकदम साफ ब्रेकअप नहीं चाहते। ये सोचकर मैंने अपना सिर नीचे किया और अपने वीचैट मोमेंट्स पर वह मैसेज पोस्ट कर दिया जिसे मैंने एडिट किया था। कुछ मिनट बाद यूनिवर्सिटी का कैंपस नेटवर्क फिर से फट गया, क्योंकि किसी ने मेरे मोमेंट्स पोस्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया था जिस पर लिखा था हैप्पी सिंगल लाइफ। कैंपस नेटवर्क पर शुरू हुई चर्चा को नजरअंदाज करते हुए मैं सीधे एयरपोर्ट की ओर चल पड़ा। एयरपोर्ट पर मैंने ड्राइवर से गाड़ी वापस विला ले जाने को कहा, आंटी झाओ को अपना ठिकाना बताया, अपना फोन बंद किया और विमान में चढ़ गया। मेरे विमान में चढ़ने के 3 घंटे बाद जिया अस्पताल से चली गई। हालांकि उसे यह खबर सुनकर आश्चर्य हुआ कि मैंने अपने सिंगल होने की घोषणा कर दी है। उसने अविश्वास से मेरे मोमेंट्स खोले तो उसे वहां सिर्फ एक लाइन दिखाई दी। यह देखकर जिया जम गई और सोचने लगी कि क्या मैंने उसे ब्लॉक या डिलीट कर दिया है। उसने घबराकर मेरा नंबर डायल किया, लेकिन उसे केवल एक ठंडी और यांत्रिक आवाज सुनाई दी। जिया को नहीं पता था कि वह किस स्थिति में है। उसे लगा जैसे दुनिया उलट गई हो और हर चीज का रंग उड़ गया हो। उम्मीद की आखिरी किरण पकड़े हुए वह मेरे भेजे पते पर दौड़ी। ये हमारी सबसे ज्यादा डेटिंग वाली जगह थी। वह उस जानी पहचानी जगह को घूर रही थी जैसे हर टेबल पर हमारी यादें हों। कैफेटेरिया में बातें करते हुए वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन एक पल में वह वहम टूट गया। जिया को एक स्टाफ मेंबर मिला और उसने शांत रहने का नाटक करते हुए पूछा कि मैं कहाँ हूँ। स्टाफ ने बताया कि यंग मास्टर शेन यहाँ 2 घंटे बैठे रहे और फिर बिना कुछ ऑर्डर किए चले गए। उसने पूछा कि वह कब गए। स्टाफ बोला लगभग 10:30 बजे। उस समय के बारे में सोचते हुए जिया ने अपने फोन पर नजर डाली। मैसेज में लिखा था कि हम 9:30 बजे कॉफी शॉप में मिलेंगे, लेकिन अब दोपहर के 2 बज रहे थे और तय समय पर पहुंचने के बाद मैं 1 घंटे तक उसका इंतजार करता रहा। उस 1 घंटे की चुप्पी के दौरान वह क्या सोच रही थी? उसने उस 1 घंटे में मेरी गैर मौजूदगी में मुझसे बिल्कुल भी कांटेक्ट न करने का कैसा फैसला किया था। हालांकि वह सच में ऐसा नहीं चाहती थी, उसने यह माना, लेकिन इस समय जिया का सारा कॉन्फिडेंस टूट गया। उसे एहसास होने लगा कि चेनमो को अब सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या यह चुप्पी इसलिए है क्योंकि वह अब मुझे नहीं चाहता? इस ख्याल से जिया की आंखों में जलन होने लगी और उसके हाथ बेकाबू होकर कांपने लगे। वह एक ज़ॉम्बी की तरह कार में वापस आई। उसके कांपते हाथ बार बार मेरा नंबर डायल कर रहे थे। उसे पता नहीं था कि कितना समय बीत गया था, लेकिन पैसेंजर सीट पर जिया का दूसरा फोन भी वाइब्रेट कर रहा था। लूली शायद उससे फोन पर बात नहीं कर पाया होगा और उसके बैकअप फोन पर कॉल कर रहा था, लेकिन जिया का जवाब देने का कोई इरादा नहीं था। उसकी छाती में अकड़न महसूस हो रही थी, उसका सिर धड़क रहा था, उसकी आंखों में जलन हो रही थी और पलकें झपकाना भी बहुत मुश्किल लग रहा था। फिर भी उसका दिमाग खाली था, बिल्कुल खाली। जिया मुझे ढूंढने के लिए चेनमो के घर जाना चाहती थी, लेकिन उसने पाया कि स्टीयरिंग व्हील पर उसके हाथों में भी ताकत नहीं थी। उन कुछ सेकंड की हैरानी भरी चुप्पी में उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने फोन किया। जिया ने जल्दी से जवाब दिया और उसके पहले शब्द थे, प्लीज मेरी मदद करो। लाइन के दूसरी तरफ उसकी सबसे अच्छी दोस्त रुकी, फिर आह भरी। अपनी लोकेशन बताने के बाद जिया को जैसे कोई रास्ता मिल गया हो, वह दुख में बुदबुदाने लगी। हालांकि
हालांकि उसकी सबसे अच्छी दोस्त की बातें कठोर थीं, जिया ने बहस नहीं की। उसने अपना सिर नीचे किया और खुद से पूछा कि मैंने ऐसा कुछ क्यों किया जिससे मुझे धोखा मिला। ये सब कब शुरू हुआ? ऐसा लगता है कि भले ही मैं उस तरह का लड़का हूँ जिसकी हर कोई तारीफ करता है, वह मेरी नजरों में सबसे खास इंसान थी। चाहे कुछ भी हो, वह जहां भी होती, मेरी नजर हमेशा उस पर पड़ती। चाहे कोई भी समय हो, जब भी उसे मेरी जरूरत होती, मैं बिना किसी झिझक के उसके पास पहुंच जाता। मैंने कभी नखरे नहीं किए या कोई मांग नहीं की, हमेशा बिना थके और बिना शिकायत के काम किया। समय के साथ दूसरों को मुझमें जो तीखापन दिखता था, वह उसके सामने पूरी तरह से नरम पड़ गया। इसीलिए जब एक बिल्कुल अलग मिजाज वाला लूली सामने आया तो जिया का ध्यान भटकने लगा। मेरी तुलना में जिसकी इच्छाएं कम थीं, लूली बहुत आसानी से खुश हो जाता था। उसकी एक छोटी सी दयालुता लूली को 1 महीने के लिए खुश कर सकती थी। इस अनजानी कामयाबी की भावना ने जिया को लूली के करीब आने की जानबूझकर की गई कोशिशों का विरोध करने से रोक दिया। उसका ध्यान भटकने लगा। वह मुझसे झूठ बोलने लगी और लूली के साथ ज्यादा समय बिताने लगी। लेकिन इसमें मैंने क्या गलत किया था? जिया ने कभी इतनी शर्म महसूस नहीं की थी। वह ड्राइवर की सीट पर कमजोर होकर बैठ गई। जब उसकी सबसे अच्छी दोस्त आई तो उसने जिया को इस अधमरी हालत में देखा। उस पर हॉस्पिटल के डिसइंफेक्टेंट की गंध पाकर उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने नफरत से अपनी नाक बंद कर ली और बोली, मुझे मत बताना कि तुम इन गंदे कपड़ों में चेनमो से मिलने गई थी। अपनी सबसे अच्छी दोस्त की आवाज सुनकर जिया अपनी हैरानी से बाहर आई। एक पल बाद उसने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, मैं उसे ढूंढने जाने से पहले तैयार हो जाऊंगी। उसे ऐसे देखकर उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने और कुछ नहीं कहा और उसे अपने घर जाने से पहले साफ सफाई करने के लिए एक होटल ले गई। हालांकि वे आधे घंटे तक घर के दरवाजे के बाहर इंतजार करते रहे, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। जिया घबराकर कुछ कदम आगे बढ़ी और अपने फिंगरप्रिंट से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उस पर अपनी उंगली रखी, उसे रिकॉग्निशन फेलियर का मैसेज मिला। यह मैकेनिकल आवाज सुनकर जिया वहीं रुक गई। बिना रुके उसने फिर से कोशिश करना चाहा, लेकिन तभी उसे अपने पीछे आंटी झाओ की आवाज सुनाई दी, मिस जिया, मुझे पता है कि यंग मास्टर छुट्टी पर गए हैं और कुछ समय से घर नहीं आए हैं। मुझे नहीं पता कि वह कब वापस आएंगे। मैं कल कुछ समय के लिए विदेश भी जा रही हूँ, इसलिए आपको अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आंटी झाओ को अंदर जाते देख जिया ने उन्हें जल्दी से रोका और बोली, आंटी झाओ, क्या आप प्लीज चेनमो को मेरे लिए बुला सकती हैं? मुझे उनसे कुछ कहना है, प्लीज। आंटी झाओ ने कहा, यह यंग मास्टर की मर्जी है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। मिस जिया, आप यंग मास्टर को इतने सालों से जानती हैं, आपको उनका गुस्सा पता होना चाहिए। खुद से ईमानदारी से पूछिए, आपने हमारे यंग मास्टर को इतना पक्का इरादा वाला बनाने के लिए क्या किया है? इसके अलावा हमारे यंग मास्टर ने बचपन से कभी कोई मुश्किल नहीं झेली। आप पहली इंसान हैं जिसने उन्हें रुलाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको बाद में इसका पछतावा नहीं होगा। जिया का गला रुंध गया था और वो बहुत देर तक एक शब्द भी नहीं बोल पाई। जहां तक आंटी झाओ के सवाल की बात है, वह उसका जवाब नहीं दे सकी और उसके पास मुंह दिखाने लायक चेहरा भी नहीं था। जैसे ही दरवाजा फिर से बंद हुआ, जिया की लाल आंखों से आखिरकार आंसू बहने लगे। उसके भींचे हुए हाथ सफेद हो गए और वह ऐसे लड़खड़ाई जैसे गिरने ही वाली हो। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसे ऐसे देखा, लेकिन आखिर में सिर्फ आहें भर पाई। वह और जिया दोनों जानती थीं कि वे आज उसे नहीं देख पाएंगी। आगे क्या होगा, इसके बारे में सोचने की जिया की हिम्मत नहीं हुई। इस बीच दूसरी तरफ हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड होने के बाद मैं अचानक एक तुंद वाले और अजीब दिखने वाले आदमी से टकरा गया। वह एक लड़की को परेशान कर रहा था। साफ तौर पर उसकी कांटेक्ट जानकारी चाहता था। रिजेक्ट होने के बाद उसने जानबूझकर फिजिकल कांटेक्ट किया और फिर अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि वह लालची है। आसपास के सभी लोग ये हंगामा देख रहे थे। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए मैं मदद के लिए आगे बढ़ा। हालांकि कुछ ही शब्दों के बाद वह आदमी अपना आपा खो बैठा और गालियां देने लगा। मैं पीछे नहीं हटा और तुरंत उस पर हमला कर दिया। इसके तुरंत बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाले दौड़कर आए और हमें घेर लिया। उसी समय पास के वीआईपी लाउंज से कई लोग ये सब देख रहे थे। ये आदमी सच में अपनी जबान से बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा, लेकिन अब वह मुश्किल में पड़ने वाला है। हांगकांग एयरपोर्ट पर लड़ाई कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह मामूली भी नहीं है। अगर पीटा गया आदमी मुझे परेशान करता रहा तो उसे कुछ दिनों के लिए ऑरेंज सिटी में रहना पड़ सकता है, पर चिंता मत करो, उसे रहने की जरूरत नहीं पड़ी। यह सुनकर यूयाओ को जलन हुई और वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी मैंने पास में ही एक फोन कॉल किया। सिक्योरिटी लीडर ने वॉकी टॉकी उठाई और कुछ कहा, फिर इज्जत से मुझे जाने का इशारा किया। मेरे जाने के बाद वे बस उस आदमी को घसीट कर ले गए जो इतने दर्द में जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। जब वह लड़का प्लेन से उतरा तो प्लेन स्टाफ उसे बाहर ले गया। स्टाफ के इस तरह के ध्यान का मतलब था कि उसकी कोई और पहचान भी होगी, सिर्फ दौलत नहीं। एयरपोर्ट के बाहर एक लड़की इतने जोश में थी कि उसने मुझे डिनर पर बुलाने की जिद की और मैं मना नहीं कर सका। जब तक मैंने होटल में चेक इन किया तब तक रात के 8 बज चुके थे। अपने फोन को देखते हुए, जो बार बार कॉल करने से बहुत तेजी से डिस्चार्ज हो रहा था, मैंने गुस्से में उसे घुमाया, फिर उसे चार्जिंग पर लगाकर अपने मम्मी पापा को फोन करके बताया कि मैं सुरक्षित पहुंच गया हूं। अगले दिन मेरे मम्मी पापा और मेरी बड़ी बहन किंगयू ने मुझसे होटल का पता देने को कहा ताकि वे मुझे कुछ चीजें भेज सकें। फोन रखने के बाद एक और नंबर पॉपअप होते देखकर मैंने बेसब्री से फोन उठाया। हालांकि यह एक अनजान नंबर था, लेकिन मुझे बिना सोचे समझे पता चल गया कि यह कौन है। दूसरी तरफ जिया थी। उसे लगा था कि मैं फोन नहीं उठाऊंगा, लेकिन कॉल लग गई। कॉल स्क्रीन को देखते हुए जिया का दिल जोरों से धड़कने लगा और उसने पूछा, क्या तुम ठीक हो? एक दिन से भी कम समय में
जिया पहचान में नहीं आ रही थी। उसकी आंखें लाल और काली थीं और वह पूरी तरह से बेसुध थी। मैं उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन मैं सब समझ सकता था और मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा, मिस जिया, क्या तुम थकी नहीं हो? 99 फोन बिना जवाब दिए रह गए। अगर मेरा फोन इतना भरोसेमंद नहीं होता तो मुझे लगता है कि वह क्रैश हो जाता। जिया बोली, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढने आ रही हूँ। क्या हम आमने सामने बात नहीं कर सकते? मैंने पूछा, तुम मुझे क्या बताना चाहती हो? मेरी पीठ पीछे तुम्हारा लूली के साथ अफेयर कैसे चल रहा है? तुम्हारा रिश्ता कितना एक्साइटिंग है? या तुम ये कहोगे कि भले ही तुमने धोखा दिया हो, फिर भी मैं ही हूँ जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो? जिया, तुम्हारी माफी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। जिया ने आंसू रोक लिए और सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हुए बोली, ऐसा नहीं है लूली, और मेरे बीच कुछ खास नहीं हुआ, बस वो एक बार गले मिलना था और कुछ नहीं। मुझे सीधे मना मत करो, मुझे एक मौका दो, ठीक है? कल मुझसे कांटेक्ट टूटने के बाद से जिया को लगा था कि उसकी दुनिया खाली हो गई है। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी कि वह मेरे बिना नहीं रह सकती। इसलिए उसने पागलों की तरह मुझसे कांटेक्ट किया, लेकिन बदले में उसे कुछ नहीं मिला। इससे पहले कि जिया कुछ और कह पाती, उसका फोन डेड हो गया। उसने अचानक से दोबारा डायल किया तो पता चला कि मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया है। मौजा, अब उसे दूसरे नंबर से कॉल करना था। मैंने देखा कि कॉल फिर से आ रही है। अपने मम्मी पापा से किया वादा याद करके मैंने अपना फोन बंद नहीं किया। इसीलिए होटल से निकलने के बाद मैंने सबसे पहले सर्विस सेंटर जाकर अपने लिए एक नया सिम कार्ड लिया। फिर मैंने उन्हें नया नंबर भेजा और पुराना नंबर हमेशा के लिए बंद कर दिया। मैप के डायरेक्शन को फॉलो करते हुए मैं बार के एंट्रेंस पर पहुंचा। कुछ मिनट बाद युयाओ अपने बॉयफ्रेंड के साथ मेरी तरफ आई। जब मैं बार में घूमने वाली कुर्सी पर बैठा अपने फोन से खेल रहा था, उसने ऊपर देखा, जम्हाई ली, फिर अचानक रुक गई और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह बोली, क्या इत्तेफाक है? युयाओ का दिल जोर से धड़क उठा। वह मेरे और पास झुकी और बोली, मैं बार मैनेजर हूँ हैंडसम, तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कहा, मैंने पूरा बीच फ्रंट एरिया बुक कर लिया है। जब तक मैं बार में अंदर नहीं गया, मुझे एहसास नहीं हुआ कि इस पत्थर की सड़क का अंत असल में समंदर का किनारा है। वहां बैठकर मैं पूरे समुद्र के तट का नजारा देख सकता था। मेरी एक अजीब आदत है, मुझे शांति पसंद है। युयाओ ने मेरी नजर का पीछा करते हुए बार के वेस्ट साइड की तरफ देखा और फिर हंस पड़ी। वह बोली, ये थोड़ा ज्यादा हावी होने जैसा है। यह बार का सबसे अच्छा एरिया है और तुम सब पर अकेले कब्जा करना चाहते हो। अगर तुम इतने हैंडसम नहीं होते तो मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देती। मैंने उसकी तरफ देखा और जादुई तरीके से मेरी उंगलियों के बीच एक कार्ड आ गया। मैंने पूछा, कुछ पैसे चाहिए? युयाओ ने मेरे हाथ में कार्ड को घूरा, फिर मुस्कुराई और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने कार्ड लिया और अपने पीछे खड़े वेटर को देकर पूछा, तुम्हें कितनी सीटें चाहिए? 10 मीटर के अंदर। युयाओ ने एक नजर डालकर साफ और पक्के तौर पर जवाब दिया। तुरंत कोई टेबल साफ करने गया और जल्द ही कोई आया और मुझे फर्श से छत तक वाली खिड़की तक ले गया। वेटर ने पूछा, सिस्टर आओ, तुमने उसकी रिक्वेस्ट क्यों मान ला? एयरपोर्ट का वो सीन याद करते हुए जहाँ एक औरत पलक भी नहीं झपका रही थी और मतलब से जवाब दिया, क्या तुम्हें डर नहीं है कि कोई मुझे डांटेगा? उसके जाने के बाद सवाल पूछने वाले लड़के को आखिरकार समझ आया कि युयाओ ने क्या कहा था। वह जल्दी से लिफ्ट में घुसी और दूसरी मंजिल पर गई। फिर बिना रुके एक प्राइवेट कमरे में घुस गई। उसने दरवाजा खोला और बोली, अंदाजा लगाओ मैं नीचे किससे टकरा गई? उसने देखा कि प्राइवेट कमरे के अंदर 2 लोग पहले से ही सो रहे थे। यह देखकर उसने अपने होंठ भींच लिए, आलस से जम्हाई ली और अपनी आंखें भी बंद कर ली। आधे घंटे बाद लेंग यू ने उसे जगाया और खाने के लिए नीचे ले गई। युयाओ जम्हाई लेते हुए और अभी भी आधी नींद में उन दोनों के पीछे दरवाजे से बाहर चली गई। जैसे ही वह प्राइवेट कमरे से बाहर निकली, युयाओ अचानक असलियत में वापस आ गई। जैसे ही वह बोलने वाली थी, उसने देखा कि किंगहान उसके सामने खड़ी नीचे देख रही है। उसकी नजर देखकर युयाओ ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा और बोली, सिस्टर हान, मैं आपको बताना भूल गई, वह एरिया पूरी तरह से उस आदमी ने बुक कर लिया है। शूटिंग रेंज जहाँ वे आमतौर पर खाते हैं, वह मेरे 10 मीटर के अंदर है। अभी हॉल में 1/3 कस्टमर मेरी सीट के सामने लाइन में लगे हैं और जो लाइन में नहीं है वे सभी मेरे एरिया पर ध्यान दे रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लड़के भी इस मजे में शामिल हो रहे हैं। मैं किसी को मना नहीं करती। जब तक आप लाइन में हैं और जब तक आप अच्छी दिखती हैं और आपका फिगर अच्छा है, कोई भी मेरे सामने बैठकर गेम खेल सकता है। जीतने वाला मुझे सोशल मीडिया पर ऐड कर सकता है और हारने वाले को बाहर बीच के चारों ओर एक चक्कर लगाना होगा। वे ही वहाँ खड़े हैं। तभी 2 और लड़कियां बाहर भाग कर आईं। तब उन्हें पता चला कि क्या हुआ था। युयाओ अचानक चुप हो गई। यह लड़का गेम खेलने में बहुत अच्छा था। लेंग यू चुप रही, लेकिन किंगहान ने पहले ही नजरें फेर ली थी और लिफ्ट की तरफ चलने लगी थी। किसी वजह से युयाओ को अजीब तरह से ठंड लग रही थी। वह जानबूझकर लेंग यू से टकरा गई। किंगहान को प्राइवेट कमरे में खाने की महक पसंद नहीं थी, इसीलिए वे पहली मंजिल पर खाना खा रहे थे। युयाओ को साफ पता था कि लैंग यू क्यों गुस्से में है, इसलिए वह जल्दी से उसके पीछे गई और माफी मांगी। युयाओ ने लैंग यू की बेपरवाही को दिल पर नहीं लिया। सीढ़ियों के नीचे पहुंचकर वह जल्दी से मेरी तरफ दौड़ी। उसने मुझे नमस्ते किया और मेरे सामने बैठ गई। मेरा सिर हिलाने के बाद युयाओ तुरंत मेरे बगल वाले बूथ पर गई और किंगहान और लेंग यू को हाथ हिलाया। लेंग यू ने नफरत भरे लहजे में बात की, जबकि किंगहान को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह वहीं से चली गई जहां मैं था। मैंने उस तरफ से अपनी नजरें हटा ली और फिर युयाओ के पास जाकर बैठ गया। समय बीतता गया और मेरे सामने कुछ ही लोग बचे थे। कोई भी मुझे हरा नहीं सकता था। यह देखकर मैंने बोरियत से जम्हाई ली और जाने के लिए उठ गया। युयाओ ने मेरी हिचकिचाहट देखकर जल्दी से कहा, मेरी बहन हान पासे फेंकने में बहुत अच्छी है। मैं रुका, अपना सिर घुमाया और मेरी नजर
उस औरत पर पड़ी जो अपने फोन में नीचे देख रही थी। सच कहूं तो यह औरत मुझे उन सभी औरतों में सबसे ज्यादा अच्छी लगी जिनसे मैं आज तक मिला था। मेरी नजरों को भांपते हुए किंग हान ने, जो अपना फोन देख रही थी, ऊपर देखा। हमारी नजरें मिली और मैंने उसे देखकर जोर से सिर हिलाया। फिर उसके पास गया और पूछा, खेलना है? यह सुनकर किंग हान अनजान बनते हुए हंसी और बोली, तुम क्या खेलना चाहती हो? मुझे लगा कि मैंने जो भी हंगामा किया शायद उसे पता नहीं चला और वह अपने फोन में ही बिजी थी, जिससे मेरा इंटरेस्ट पूरी तरह खत्म हो गया। खैर, मैं सिर्फ इसीलिए आया था क्योंकि उसकी नजर मुझ पर पड़ी थी। क्योंकि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए मैंने खेलने से मना कर दिया। यह सोचकर मैंने माफी मांगते हुए मुस्कुराया और कहा, आपको परेशान करने के लिए सॉरी, और जाने के लिए मुड़ा। किंग हान ने मुझे पीछे हटते हुए देखा तो उसके दिल में अचानक एक दर्द हुआ और उसके मुंह से एक तेज शब्द निकल गया। मैंने सुना, लेकिन मैंने ऐसा दिखाया जैसे सुना ही नहीं। लेकिन यूं याओ नहीं चाहती थी कि मैं ऐसे चला जाऊं। वह दौड़कर आई और मुझे रोका, फिर जल्दी से कहा, खेलो खेलो खेलो। सिस्टर हान ने खेलने के लिए कहा है, लेकिन मैं उसके साथ नहीं खेलूंगी। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी तो कैसा रहेगा? यह सुनकर किंग यूए स्तब्ध रह गई। लेकिन अगले ही पल किंग हान की नजर देखकर उसे तुरंत एहसास हुआ कि क्या हो रहा है और उसने जोर से अपना सिर हिलाया। वह बोली, मुझे खेलना नहीं आता, तुम मेरी बहन हान के साथ खेलो। मेरी बहन हान बहुत अच्छी है, उसने उसकी तारीफ करते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखें गुजारिश से भरी थीं। भगवान जानता है कि किंग हान शायद ही कभी किसी को 2 बार से ज्यादा देखती हो। अगर उसने यह सब खराब किया तो यूयाओ के बड़े लोग उसे जिंदा ही मार डालेंगे। हालांकि यह हमारी पहली मुलाकात थी। मैं जल्दी ही उसका मतलब समझ गया। मैं ज्यादा उत्सुक नहीं था, इसलिए मैंने प्यार से मना करने का सोचा, लेकिन वह मेरे साथ खेलना नहीं चाहती थी। ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो बस दिखावा कर रही है, समझे? मैं अनजाने में हंसा और किंग हान की तरफ देखने लगा। उसे मेरी बातों से शर्मिंदा और अकड़ते हुए देखकर फिर भी बेपरवाही बनाए रखने की कोशिश करते हुए मैं और भी जोर से हंसा और उसके सामने वापस बैठ गया। मैंने टेबल पर रखी घड़ी को हिलाया और पूछा, हम कैसे खेलेंगे? किंग हान थोड़ा आगे झुकी और बोली, 3 भूत और 2 संत। तुम्हारे नियमों के हिसाब से हारने वाला बाहर एक चक्कर लगाएगा और जीतने वाले को तुम्हारी कांटेक्ट जानकारी देनी होगी। मैंने कहा, ठीक है, तो कोई बात नहीं। किंग हान ने जिद नहीं की और पूरा फैसला मुझ पर छोड़ दिया। मैंने कहा, ठीक है, तो तुम पहले जाओ। और गु किंग हान ने फिर मना नहीं किया। किंग हान ने पासे वाले कप को आगे बढ़ाया, टेबल पर उसे 2-3 बार आराम से हिलाया और फिर रुक गई। उसने मुझे पहले चलने का इशारा किया और मैंने कप को नीचे रखने से पहले बस कुछ बार हिलाया, लेकिन नतीजा ठीक वैसा ही हुआ जैसा यूयाओ ने कहा था। भले ही मैंने हर बार 3 बार एक नंबर रोल किया, पर किंग हान ने तीनों को एक साथ जोड़ दिया और सिर्फ एक बचा। पहले तो मैंने हार नहीं मानी और तुरंत वहां से निकलने के लिए उठ गया। मेरी हरकत देखकर किंग हान ने मुझे आंख मारी और यूयाओ को एहसास हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसने मुझे फिर से रोक दिया, लेकिन इससे पहले कि यूयाओ मुझे रोक पाती, मैं पहले ही बार से बाहर निकल गया। कुछ मिनट बाद किंग हान का सोचने वाला चेहरा देखकर लेंग्यू खुद को पूछने से रोक नहीं पाई। किंग हान ने अपनी हल्की धड़कती कनपटी को रगड़ा और एक ठंडी आह भरी। लेंग्यू ने यूयाओ की तरफ देखा। उसे पक्का नहीं था कि यह सही है या नहीं, लेकिन इससे यूयाओ चौंक गई, जो मेरे वीचैट मोमेंट्स देख रही थी। उसने अपना फोन किंग हान को दिया और लेंग्यू भी पूरी तरह से हैरान होकर पास झुकी। हालांकि मेरी पर्सनैलिटी और लुक्स उसके टाइप के नहीं थे, लेकिन वह झूठ नहीं बोलेगी और यह नहीं कहेगी कि मैं बुरा हूं। लेकिन जब उसने देखा कि मैंने अपने वीचैट मोमेंट्स पर क्या पोस्ट किया है, तो वह एक पल के लिए अजीब तरह से चुप हो गई। क्या यह सच में इतना डरावना था? यूयाओ ने भौहें चढ़ाई और एनालाइज करने लगी। एक्साइटेड यूयाओ को देखकर किंग हान खुद पर शक किए बिना नहीं रह सकी। यह साफ नहीं था, लेकिन कल जब उसने पहली बार चेनमो को देखा तो ऐसा लगा कि वह उसे देखना नहीं चाहती थी। और कल एयरपोर्ट पर तुमने कहा था कि उसे हमारी मदद की जरूरत नहीं है, फिर भी तुमने उसके लिए चीजें आसान बनाने के लिए एयरपोर्ट मैनेजर से कांटेक्ट किया था। जब किंग हान ने ऐसा कहा तो साफ था कि उसने सिर्फ एक मैसेज भेजा था। मैसेज खत्म करने के बाद यूयाओ की नजर तुरंत उसके भेजे मैसेज पर पड़ी। अगर किंग हान के कल के कामों को एक पल की मेहरबानी माना जा सकता है, तो आज उसके काम उन दोनों के लिए सच में अनएक्सपेक्टेड थे। इसीलिए यूयाओ ने मेरी सीट मांगी थी और मुझे किंग हान के साथ गेम खेलने के लिए उकसाया था। किंग हान के मना न करने का मतलब था कि उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। उन दोनों को अपनी टांग खींचते हुए देखकर किंग हान ने बेबसी से अपना सिर हिलाया, इस बात से इनकार न करते हुए कि किंग हान कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रही थी। वह खुद जानती थी कि मेरे लिए उसकी फीलिंग्स सिर्फ आम दोस्त बनने जितनी सिंपल नहीं थी। उसके दिल की बेकाबू धड़कन और जलती हुई गर्मी ने उसे याद दिलाया कि ये ऐसे एक्सपीरियंस थे जो उसने पहले कभी नहीं किए थे। उसने अपने दिल में मेरा नाम लिया और काफी देर बाद यूयाओ और लेंग यू की अनजान नजरों के नीचे उसके कान लाल हो गए। आखिरकार उसने बात की और नियम तय किए। यूयाओ और लेंग यू ने एक दूसरे को देखा और दृढ़ता से सिर हिलाया। लेंग यू जानती थी कि दिल के मामलों को भाग्य पर छोड़ देना चाहिए, जबकि यूयाओ को लगा कि जब तक किंग हान का जिक्र नहीं किया जाता है, तब तक बाहर जाने का उसका निमंत्रण किंग हान के सुझाव का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इस बीच जब से मैंने बार छोड़ा था, मैंने देखा था कि कई आंखें चुपके से मेरी हर हरकत को देख रही थीं। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, वे निगाहें पूरी तरह से गायब हो गईं। मैंने कुछ और बार चक्कर लगाए यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो आंखें चुपके से मेरा पीछा कर रही थीं, वे वास्तव में चली गई हैं। और फिर मैं टैक्सी से होटल वापस आ गया। जल्दी से नहाने के बाद मैं अपना फोन होटल की बालकनी में ले गया, रॉकिंग चेयर पर लेट गया और संदेशों का जवाब
देना शुरू कर दिया। मैंने अंदाजा लगाया कि जिया ने ही किसी से मेरा पीछा करवाया है। इसके अलावा मेरे दोस्त ने जिया की एक फोटो भी भेजी। कैंपस नेटवर्क पर जिया ने बयान दिया था कि लूली और उसके बीच सिर्फ एक गलतफहमी थी, हमारा रिश्ता स्टेबल था और हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ था। मैंने देखा कि बहुत से लोग उस पर यकीन कर रहे थे। हम बचपन के प्यार के तौर पर साथ बड़े हुए और कई सालों तक डेट किया था। साथ ही हम लुक्स, फैमिली बैकग्राउंड और काबिलियत के मामले में एक जैसे हैं। इसीलिए यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में उस दिन मेरे वीचैट मोमेंट्स की फोटो लीक होने के बाद बहुतों ने यकीन नहीं किया था। उन्हें लगा कि किसी ने जानबूझकर झगड़ा पैदा करने के लिए उसे फोटोशॉप किया है। आज जिया ने यह बयान जारी किया था, जिससे और भी ज्यादा लोगों का मानना था कि जिया और मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ है। दोस्तों द्वारा भेजी गई फोटो पर क्लिक करने पर मैंने जिया के बयान के स्क्रीनशॉट देखे, जिसका कंटेंट था कि आप सभी की चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन चेनमो के साथ मेरा रिश्ता स्टेबल है। जहां तक उस दिन की फोटो की बात है तो यह सिर्फ सही बात के लिए खड़े होने का एक अच्छा काम था। प्लीज गलत इरादे से इससे जुड़ी फोटो और वीडियो न फैलाएं, नहीं तो मैं अपने पर्सनल अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी कदम उठाऊंगी। मैसेज छोटा और सही था, जिसमें कोई कमी नहीं थी। मैं जबरदस्ती मुस्कुराया, कुछ दोस्तों को जवाब दिया और फिर कैंपस फोरम खोला। इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से जिया का पोस्ट अभी भी लिस्ट में सबसे ऊपर था। मुझे यह बिना खोजे ही मिल गया। मैंने कमेंट सेक्शन पर क्लिक किया और सीधे टाइप किया कि मैं अभी सिंगल हूँ और जिया ने जो कहा है वह पूरी तरह से उसकी बनाई हुई बात है। जिया और लूली के रोमांटिक गले मिलने की फोटो और वीडियो सच है। इस मैसेज का जवाब देने के बाद मैंने सोचा कि चूंकि जिया मुझे इतना परेशान करना चाहती थी तो मुझे ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं थी। इसीलिए मैंने वह मैसेज कॉपी किया और अपने होम पेज पर पोस्ट कर दिया। साथ ही जिया और लूली को टैग भी कर दिया। यह सब करने के बाद मुझे काफी फ्रेश महसूस हुआ। मैंने थोड़ी देर अपने फोन पर गेम खेला और फिर सोने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। इस बीच मेरा जवाब देखकर जिया का चेहरा बहुत उदास हो गया। उसने तुरंत मेरे कैंपस नेटवर्क का प्राइवेट चैट पेज खोला और इंतजार करने लगी। काफी देर बाद भी जिया को मेरा कोई जवाब नहीं मिला। दिल टूटा हुआ और थकी हुई वह सोफे पर टिक गई और उसने मुझे एक और मैसेज भेजा। मैसेज भेजने के बाद वह कारपेट पर गिर पड़ी। उसे नहीं पता था कि किस ताकत ने दखल दिया था, पर वैसे भी वह मेरी अभी की लोकेशन नहीं ढूंढ पाई। मैंने उसे सांस लेने का भी मौका नहीं दिया और बस ऐसे ही उसकी जिंदगी से गायब हो गया। जिया लगातार दर्द में थी, बस हमारी चैट हिस्ट्री स्क्रॉल कर पा रही थी, इस उम्मीद में कि अगले ही पल मेरा मैसेज मिल जाएगा। उसने सोचा कि अगर मैं उसे डांट भी दूं या मार भी दूं तो यह कोई खबर न मिलने से बेहतर ही होगा। हालांकि मेरे ठंडे और बेपरवाह रवैये ने उसे बहुत दुख पहुंचाया। जिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उस दिन के बाद से जब मैंने कैंपस नेटवर्क पर बड़ा खुलासा किया था, मैंने उस खबर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन मैंने थोड़ी देर झपकी ली और जैसे ही मैं उठा मुझे यू याओ का मैसेज मिला। हम सिर्फ एक बार मिले थे और मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी प्रोएक्टिव होगी। ये सोचकर मैंने चैट विंडो खोली। जैसे ही मैंने उसे खोला, यू याओ ने टाइपिंग इंडिकेटर देखा और जल्दी से दूसरा मैसेज भेज दिया। यह देखकर मैंने एक पल सोचा, क्योंकि उसने पहले ही यह सब सोच लिया था और मेरे पास वैसे भी ज्यादा कुछ करने को नहीं था, तो थोड़ी देर बाहर जाना तो बनता था। इसीलिए मैंने उससे समय और जगह पूछी। यह देखकर कि मैं मान गया हूँ, यू याओ खुशी से मुस्कुरा दी। मुझे अपना पता बताने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उनके परिवार की हैसियत को देखते हुए वे आसानी से पता लगा सकते थे। इसीलिए मैंने उसे अपनी लोकेशन भेज दी। 1 घंटे बाद वह आ गई और मुझे यू याओ का मैसेज मिला कि मैं नीचे हूँ। मैंने अपनी बड़ी बहन किंगयू को अपने प्लान के बारे में बताया और फिर लिफ्ट से नीचे गया। जैसे ही मैं होटल से बाहर निकला, यू याओ ने मुझे तुरंत देख लिया। वह कार की खिड़की से बाहर झुकी। फिर उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी से कार में वापस चढ़ी और दरवाजा खोला। असल में मैं यू याओ को उसके हाथ हिलाए बिना भी देख सकता था। उसकी सफेद कार बहुत ही आकर्षक थी। मैं तेजी से कार की ओर गया और जैसे ही मैं आगे और पीछे की सीटों के बीच हिचकिचाया, यू याओ ने मेरे लिए पाहिले का दरवाजा खोल दिया। मैंने सिर हिलाया और जैसे ही मैं अंदर जाने वाला था, मेरी नजर कार के अंदर बैठी किंगहान पर पड़ी। मैंने ऊपर देखा और हमारी नजरें मिली। बैठने के बाद मैंने अपनी सीट बेल्ट बांधना शुरू कर दिया, जबकि किंगहान उस जगह को ध्यान से देख रही थी जहां मेरा हाथ अभी अभी लगा था। उसे लगा कि मेरा हाथ गर्म था और जब उसने उसे छुआ तो उसके दिल में गुदगुदी सी हुई और उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा। किंगहान को कुछ अजीब सा लगा, जैसे वह जल रही हो। उसने अपने होंठ भींच लिए, कानों में जलन महसूस की और जल्दी से अपना सिर घुमाकर खिड़की से बाहर देखने लगी ताकि इसे छिपा सके। यू याओ ने देखा कि पीछे क्या हो रहा है। वह चुपके से कुछ बार हंसी और एक गाना गुनगुनाने लगी। रास्ते में मैंने सीट बेल्ट थोड़ी ज्यादा कसकर पकड़ ली थी और किंगहान जो पहले ही शांत हो चुकी थी, उसे स्थिति का अच्छी तरह पता था। उसने मेरी हरकत देखी। उसकी मोटी भौहें एक पल के लिए सोच में पड़ गईं। फिर उसने अपने सामने वाली ड्राइवर की सीट पर हल्के से लात मारी। यू याओ ने तुरंत गाड़ी और धीमी कर दी। उसकी यह हरकत महसूस करके मैंने जल्दी से उसे गाड़ी धीमी करने से मना किया। यू याओ को थोड़ा शक हुआ, लेकिन मेरा नॉर्मल लुक देखकर उसके पास गाड़ी तेज करने के अलावा कोई चारा नहीं था। लगभग कुछ मिनट बाद किंगहान ने अचानक कार दाईं ओर रुकवाई। जल्द ही सड़क किनारे इंतजार कर रहे एक आदमी ने उन्हें एक हैंडबैग दिया। किंगहान ने उसे लिया, खोला और यह पक्का करने के बाद कि उसे यही चाहिए था, उसने बैग से सामान निकाला और मुझे दे दिया, जो कि एक हनी पोमेलो लेमन टी थी। वह बोली, लेमन टी? इससे गाड़ी में होने वाली तुम्हारी तकलीफ
थोड़ी कम हो सकती है। मैं एक पल के लिए रुका, फिर खुद की तरफ इशारा करके पूछा, क्या ये मेरे लिए है? किंग हान बोली, इस कार में सिर्फ तुम्हें ही इसकी जरूरत है। मैंने मुस्कुराकर कप ले लिया और कहा, थैंक यू। मुझे चाय पीते देखकर किंग हान थोड़ा सोच में डूबी हुई लगी। मेरे पीने के बाद किंग हान ने अपने बैग से दवा का एक नया डिब्बा निकाला और मुझे दे दिया, जो मोशन सिकनेस की गोलियां थी। अब मुझे सच में थोड़ी शर्म आ रही थी, तो मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, किंग हान, क्या तुम हमेशा इतनी केयरिंग और ध्यान रखने वाली हो? यह सुनकर आगे की सीट पर बैठी यू याओ जोर से हंस पड़ी, क्योंकि किंग हान को इस तरह दूसरों की परवाह करते उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह उसके लिए सबसे मजेदार मजाक था। फिर भी पिछली सीट पर बैठी किंग हान को कोई गिल्टी महसूस नहीं हुआ। उसने मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया, बल्कि मुस्कुराई और कहा, हमारी मंजिल तक अभी 1 घंटे की ड्राइव बाकी है। दवा लेने के बाद मुझे बाकी सफर में ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। मैंने सिर हिलाया और आराम करने के लिए अपनी सीट पर पीछे झुक गया। किंग हान सोचने वाली इंसान थी या नहीं, ये बात मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। हमारी छोटी सी मुलाकात को देखते हुए समय धीरे धीरे बीत रहा था। मेरी सांसें ज्यादा एक जैसी हो रही थी और कार के हिलने के साथ मेरा सिर धीरे धीरे झुक रहा था। जैसे ही मैं खिड़की से टकराने ही वाला था, किंग हान एक तरफ मुड़ी और अपने आप अपना हाथ बढ़ाया। उसके हाथ ने मेरे सिर को शीशे से छूने से रोक दिया और अगले ही पल मेरा माथा मजबूती से उसकी हथेली में आ गया। जब उसने नीचे देखा तो मेरा चेहरा देखा। किंग हान को एहसास हुआ कि उसने कितनी अचानक हरकत की थी। उसने अनजाने में अपनी सांस रोक ली। डर था कि कहीं सोते हुए मुझे डिस्टर्ब न कर दे, लेकिन उस पल किंग हान को अचानक लगा कि उसकी धड़कन अब उसकी अपनी नहीं रही। हर धड़कन उसकी घबराहट और हैरानी की हालत का सबूत थी। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने यह सीन देखा। किंग हान का एक्सप्रेशन टेंशन वाला था। हम बहुत करीब थे, इतने करीब कि न सिर्फ किंग हान को मेरी खुशबू आ रही थी, बल्कि मुझे भी किंग हान पर चंदन की खुशबू आ रही थी। उसका हाथ मेरे चेहरे पर था और उसका माथा मेरे माथे से सटा हुआ था। मैं थोड़ा हिला, किंग हान का हाथ छुड़ाने के लिए अपना सिर हटाया। किंग हान ने अपना हाथ हटा लिया। उसका चेहरा थोड़ा घबराया हुआ था। आपकी नींद में खलल डालने के लिए सॉरी, उसने कहा। मैंने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखों में देखा और फिर हंस दिया। मुझे चंदन की खुशबू भी बहुत पसंद है। परफ्यूम में मुझे चंदन का बहुत शौक है। मैंने जिया को भी चंदन की खुशबू वाले कुछ परफ्यूम भेजे हैं, लेकिन बदकिस्मती से उसने कभी उन्हें इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन मुझसे पहले किंग हान ने मेरे एस्थेटिक सेंस को कंफर्म किया। एक कूल, अलग थलग रहने वाली औरत इस तरह की वुडी खुशबू के लिए एकदम सही है। एक पल सोचने के बाद मेरी आंखें चमक उठी। मेरे पास एक परफ्यूम है चार्म, जो आप पर एकदम सूट करेगा, लेकिन मैं इसे अपने साथ नहीं लाया। मैं किसी और से इसे किसी और दिन आपके पास भेज दूंगा, ठीक है? क्लासिकल चाइनीज कपड़े पहने किंग हान ने मेरी आंखों में गौर से देखा। जब मैं तैयार हो गया तभी मैंने खुद को दूसरी तरफ देखने के लिए मजबूर किया। मिस्टर शेन, क्या आप अक्सर गिफ्ट और देते हैं? नहीं, लेकिन मिस गू का लुक और नेचर मेरे परफ्यूम से बहुत मैच करता है। मैंने इसे कस्टम मेड करवाया था। यह दुनिया में अपनी तरह का अकेला है। क्या आपको यह पसंद आएगा? किंग हान ने मुझे पहले कोई साफ जवाब नहीं दिया था, इसीलिए मैंने फिर से पूछा। समय बीतता गया और आगे गाड़ी चला रही यू याओ को कार में अजीब सा तनाव महसूस हुआ, लेकिन वह चुप रही। हमें परेशान नहीं करना चाहती थी। आधी नींद में किंग हान ने मुस्कुराने की इच्छा को दबाया और सिर हिलाया। तो फिर मामला तय हो गया, उसने कहा, और मैंने उससे अपने फोन पर पता पूछा। यू याओ थोड़ी और आगे बढ़ी और फिर हमें याद दिलाया कि हम पहुंच गए हैं। वह सड़क के दोराहे पर रुकी, जहां 2 और कारें पहले से खड़ी थी। एक लड़की जो मुझसे मुश्किल से ही बड़ी थी हमारी ओर दौड़ी। तुम छोटी बदमाश यू याओ, मैंने सोचा, लेकिन जब उसने देखा कि पीछे की सीट पर कौन है तो वह अचानक ध्यान से खड़ी हो गई और चापलूसी भरी मुस्कान दी। किंग हान ने उसे बेपरवाही से देखा और कुछ नहीं कहा, लेकिन उस एक नजर ने भी यान के रोंगटे खड़े कर दिए। बचपन से ही यान किसी चीज से नहीं डरती थी और अपने पिता का गला भी पकड़ सकती थी। फिर भी वह किंग हान से बहुत डरती थी। अगर उसे पता होता कि किंग हान आज की पार्टी में है तो वह जरूर मना करने का बहाना बनाती। वह पीछे हट गई, दूसरों के पीछे छिपने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी उसने देखा कि एक और आदमी कार से उतर रहा है। जान पहचान के बाद उस आदमी ने मेरा स्वागत किया। वह बहुत मिलनसार लग रहा था। कुछ बातों के बाद वह मुझसे पूछने लगा कि क्या मेरे कोई बड़े भाई या बहन है। मैंने पलकें झपकाई। जवाब देने ही वाला था कि अचानक हमारे पीछे से एक आवाज आई। तुम क्या कह रहे हो? आवाज इतनी ठंडी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यान, जो अभी अभी मुझे आंख मार रही थी, इस आवाज से उसका गला रुंध गया। कुछ खास नहीं, उसने कहा, लेकिन क्या तुम्हें सच में परवाह है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? बोलते हुए उसकी आंखें इधर उधर घूम गई। जैसे ही मैं पास गया किंग हान मेरे होंठों को घूरने लगी और तभी उसने पूछा, तुम अभी क्या कह रहे थे? मेरा एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। मैंने मन ही मन सोचा, किंग हान की सुनने की शक्ति इतनी अच्छी है, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ सुना भी होगा। मेरे उलझे हुए एक्सप्रेशन से किंग हान ने आसानी से अंदाजा लगा लिया कि मैं क्या सोच रहा हूँ। मैंने देखा, सुना नहीं। मैं अचानक मुड़ा, किंग हान के बगल में एक जगह बनाई और कुछ नहीं कहा। अगर किंग हान ने सुन लिया कि मैं क्या सोच रहा हूँ तो क्या होगा अगर उसने सच में मेरे साथ कुत्ते जैसा बर्ताव किया? मैं अपनी इज्जत का क्या करूंगा? ये साफ तौर पर एक दिखावटी जवाब था और किंग हान समझ सकती थी। बेशक ये सोचकर कि उसने फिर से बात बदल दी है, उसने पूछा, क्या तुम कार से बाहर निकलकर थोड़ी देर आराम करने के बाद बेहतर महसूस कर रहे हो? शुक्र है, मुझे अब उतना बुरा नहीं लग रहा है। असल में शहद का पानी पीने और थोड़ी देर सोने के बाद मुझे बहुत बेहतर महसूस हुआ। अब शायद इसलिए कि मैं हंसने वाला था। ऑनरस कार से बाहर निकलकर थोड़ी ताजी हवा में सांस लेने के बाद मुझे कार में ऑनरस भी कम उल्टी जैसा लग रहा था। उसकी यह बात सुनकर किंग हान की मुस्कान और गहरी हो गई। आखिर में हम दोनों में से कोई भी नहीं बोला और हम बस एक ही समय में आसमान की तरफ
देखने लगे। थोड़ी देर बाद दूर से यान दूसरों के साथ खेलने लगी। उसने दाएं बाएं देखा, युयाओ से शिकायत करना चुना। जब वह किंगहान ओवर्सस मेरे पास से गुजरी तो वह जानबूझकर ओवर्सस तेज भागी। एनर्जी से भरे युवाओं को देखकर मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। किंगहान जो मेरे बगल में थी ने तुरंत मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा। किंगहान बता सकती थी कि युयाओ से लेकर यान तक मुझे एक्सट्रोवर्ट ओवर्सस शोरगुल करने वाले लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं पहली बार चीन आया तो मुझे पूरी तरह से अजीब लगा। हालांकि मैं चीनी बोलता हूँ, लेकिन मेरा कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल उन ओवर्सस बोलने की स्पीड मेरी उम्र के बच्चों से बहुत पीछे थी। शायद यह घमंड था, लेकिन उस दौरान मैं दूसरों के सामने बोलने में बहुत हिचकिचाता था। डरता था कि वे मेरी कमियों को देख लेंगे। लेकिन मेरे आसपास हमेशा कुछ बच्चे रहते थे जो मुझे लगातार खेलने के लिए परेशान करते थे। शायद इसलिए कि मैं अच्छा दिखता था। मेरे बार बार मना करने के बाद भी वे सब्र से मेरे पीछे पीछे चलते थे। पहले जब उन्होंने मेरी धीमी बोलने की स्पीड देखी तो वे मुझ पर हंसे नहीं, बल्कि सब्र से मेरे बोलने का इंतजार करते रहे। बाद में लाई ने भी मेरी बोलने की स्पीड की प्रैक्टिस करने में मेरी मदद की। समय के साथ जैसे जैसे मैं माहौल से ज्यादा जान पहचान करने लगा, मैं उसमें पूरी तरह घुल मिल गया। हालांकि ग्रेजुएशन के बाद हम मुश्किल से ही टच में रहते थे, लेकिन मुझे एक जैसी पर्सनालिटी वाले लोगों के लिए एक नेचुरल अट्रैक्शन महसूस हुआ। मैं पुरानी बातें याद कर रहा था। किंगहान गर्मजोशी शब्द सुनते ही अपने मन में सोचने लगी। जवाब था नहीं। युयाओ और नर्सेस कुछ और लोगों के अलावा हांगकांग शहर में लगभग कोई भी उससे डरता नहीं था। वह निश्चित रूप से ऐसी इंसान नहीं थी जिससे गर्मी महसूस हो। थोड़ी देर बाद ग्रुप फिर से निकल पड़ा। ऑनर्सस हवेली पहुंच गया। कार से उतरने के बाद यान ऑनर्सस मेरे अलावा सब अपने अपने काम में लग गए। वह मुझे हवेली के एक कोने में ले गई और फिर मुझे थम्स अप किया। उसके सवाल से साफ पता चल रहा था कि किंगहान के साथ मेरा रिश्ता अजीब था। यान के मन में किंगहान पुराने ख्यालों की थी, घुलने मिलने में धीमी थी। ऑनर्सस उसमें समझदारी की कमी थी। उसे लगता था कि उनके जैसे लोग किंगहान के सामने सिर्फ अपने बड़ों के कनेक्शन की वजह से ही आते हैं, लेकिन मैं अलग था। युयाओ से जो उसने सुना था उसके हिसाब से किंगहान इस पार्टी में आई थी। हालांकि उसने शुरू में आने का प्लान नहीं बनाया था। फिर भी यह सिर्फ दूसरी बार था जब हम मिले थे। ऑनर्सस अभी जब ग्रुप इकट्ठा हुआ तो किंगहान ने मुझे अपनी कार में खींचने ओवर्सस मेरा ड्राइवर बनने का बहाना भी ढूंढ लिया था। सिर्फ यान ही नहीं बल्कि युयाओ ओवर्सस दूसरों ने भी कभी किंगहान की चलाई हुई कार में सफर नहीं किया था। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं उसे रिझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने हैरान होकर अपना सिर घुमाया। ओवर्सस पास ही किंगहान को देखा। मेरी नजर को महसूस करते हुए वह भी मेरी तरफ देखने के लिए मुड़ी। हमारी नजरें मिली। ओवर्सस में बिना किसी झिझक के उसे देखकर मुस्कुराया। फिर मैं यान की तरफ मुड़ा। पूछा, मैं उसे क्यों जीतना चाहूंगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वह मुझे जीतना चाहती हो? युयाओ ओवर्सस दूसरों के रिएक्शन को देखते हुए, मैं इतना भी अनजान नहीं हूँ कि मुझे एहसास न हो कि किंगहान के मन में मेरे लिए फीलिंग्स हैं। भाई मो, तुम इतने कॉन्फिडेंट हो? क्या तुम सीरियस हो? मजाक कर रहा हूँ। मेरा अभी तुम्हारी सिस्टर हान के साथ कोई रिश्ता रखने का इरादा नहीं है, इसलिए ज्यादा मत सोचो। मेरा शांत रिएक्शन देखकर यान तुरंत परेशान हो गई। तुम्हारा कोई हो सकता है, मैं बस क्यूरियस था। मेरा इससे कोई मतलब नहीं था। मेरे पास कोई है जिसे मैं पसंद करता हूँ, जो अभी मेरे साथ आया है, मुझे पता है। घबराओ मत। उसका परेशान एक्सप्रेशन देखकर मैंने जल्दी से उसे दिलासा देने की कोशिश की। साथ ही सोच रहा था कि किंगहान ने ऐसा क्या किया कि वह मेरे पीछे छिप गई। उसे लगभग मेरी पीठ में सिमटते हुए देखकर युयाओ लगभग हंस पड़ी। दूसरों का रिएक्शन देखकर यान चुप रही। उसे पता था कि मेरे आसपास होने से किंगहान उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देगी। सच में जिस पल किंगहान पास आई, जब तक वह रुकी नहीं, उसकी नजर मुझ पर ही टिकी रही। हम चारों के चुप होने के बाद ही किंगहान ने यान को देखा। यह नजर यान के लिए माफी जैसी थी। वह लगभग भाग गई। यह देखकर मैं मुस्कुराया और नरसस किंगहान को घूरने लगा। तुमने यान को डरा दिया, अब मेरा साथ कौन देगा? युयाओ ने बीच में कहा। सिस्टर हान तुम्हारा साथ देगी। यहाँ एक झूला है। सिस्टर हान को झूलना पसंद है। तुम दोनों झूले पर क्यों नहीं खेलते? ये तुम पर है। मैं खाने की तैयारी देखने जा रही हूँ। थोड़ी ही देर में वे दोनों गायब हो गईं। किंगहान को कोई जल्दी नहीं थी। वह बस चुपचाप एक तरफ खड़ी रही। कभी कभी मेरी तरफ देखती, लेकिन मुझे सोच में डूबा देखकर उसने मुझे परेशान नहीं किया। आधे घंटे बाद जब युयाओ और सस दूसरों ने डिनर के लिए बुलाया तो मैं आखिरकार अपने ख्यालों से बाहर निकला और सस किंगहान के साथ चला गया। हवेली में सब्जियां वहीं उगाई गई थीं। और सस मुर्गियां, बत्तखें और सस हंस भी ताजे कटे हुए थे। यह सब ताजगी के बारे में था। यह ग्रुप शेफ की एक टीम भी लाया था। डिनर के बाद शाम हो गई थी। बाकी लोग चुपचाप मुझे किंगहान के साथ छोड़ने के लिए मान गए और फिर गाड़ियां लाइन में लगकर पोर्ट सिटी में घुस गईं। फिर वे धीरे धीरे अलग हो गईं, जब तक कि सिर्फ किंगहान ही गाड़ी चला रही थी। वह बार बार गाड़ी धीमी कर रही थी, ये उम्मीद करते हुए कि सड़क लंबी लंबी और लंबी होती जाए। आखिर में मैंने थकान में अपनी आंखें बंद कर ली। जब हम होटल पहुंचे तो किंगहान कार से उतरी, एंट्रेंस पर इंतजार कर रहे किसी से हैंडबैग लिया, बाएं कहा और होटल में घुसने के लिए मुड़ी। जब मैं पूरी तरह से नजरों से ओझल हो गया तभी किंगहान मुड़ी और कार में वापस बैठकर चली गई। कुछ दिनों बाद हांगकांग में कहीं एक बेसमेंट में कमजोर और दर्द भरी गुहारें गूंजी। बेसमेंट के एंट्रेंस का लोहे का दरवाजा खोला गया और पहले से इंतजार कर रहे किसी ने ग्लव्स दी।
असिस्टेंट बोला, सिस्टर हान, हमने जो कुछ भी पूछना था पूछ लिया है और उन्होंने जो कुछ भी फलमाया है उसे साफ कर दिया है। असिस्टेंट ने तुरंत फोन दिया, जिसमें चेनमो की रोज की आउटिंग की फोटो थी। जिस होटल में वह रुके थे वह काफी सेफ था, इसीलिए इन लोगों को अभी तक उसमें घुसने का मौका नहीं मिला था। किंग हान ने फोन लिया और एक एक करके फोटो पलटी। जब उसने फोटो में मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा तो उसके गाल अनायास ही लाल हो गए। लेकिन जब उसने सोचा कि ये फोटो इन लोगों ने कैसे गंदे तरीकों से हासिल की थी तो किंग हान का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। उसने सब्र से सारी फोटो डिलीट कर दी। फिर अपनी असिस्टेंट से पूछा कि इसके पीछे कौन था। उसने बताया कि वह लियू परिवार की सबसे बड़ी पोती रुयान थी। उस दिन चेनमो एक बार में गए थे और वह इत्तेफाक से वहीं थी। रुयान बहुत कंट्रोल करने वाली इंसान थी। चेनमो के अच्छे लुक्स को देखते हुए उसकी नजर उन पर पड़ना नॉर्मल था। किंग हान आगे बढ़े और कॉरिडोर के आखिर में बने कमरे की तरफ चली गई। तभी उस आदमी ने मना करना शुरू किया, यह कहते हुए कि इसका चेनमो के लुक्स से कोई लेना देना नहीं है। उसने किसी को चेनमो का पीछा करने और चुपके से उसकी फोटो खींचने के लिए कहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह ऐसी ही थी। कमरे में पहुंचकर उसने पानी में भीग रहे लोगों से खुद फिर से पूछताछ की, यह पक्का करते हुए कि कोई और जानकारी छूटी तो नहीं है। तभी किंग हान ने अपने ग्लव्स उतारकर जमीन पर फेंक दिए। वहां की हालत को नजरअंदाज करते हुए किंग हान मुड़ी और चली गई और जो कुछ उन्होंने किया था उसके सबूत पीछे छोड़ गई। उसने कहा, उन्हें आगे भेज दो और बाकी सब ऊपर वालों पर छोड़ दो। ओह, और बूढ़े लियू को कहना कि कभी मुझसे मिलने आए, मैं उन लोगों को संभाल लूंगी जिन्हें वह कंट्रोल नहीं कर सकता। अगले दिन मैं बहुत देर तक बिस्तर पर पड़ा रहा, आंखें नहीं खोल पाया जब तक कि मेरी बद्दी बहन किंगयू ने फोन नहीं किया। मैं बेमन से उठा, अभी भी सो रहा था। चीन में अब तक दोपहर हो जानी चाहिए थी। मैं कल रात बहुत अच्छी तरह सोया था और उठना नहीं चाहता था। किंगयू ने कहा, हांगकांग में मेरे लोगों ने देखा कि कोई इन दिनों तुम्हारा पीछा कर रहा है। ये जानकारी मिलने के बाद मैंने लोगों से उनकी पहचान की जांच करवाई, लेकिन कुछ दिन पहले तुम्हारा पीछा करने वाले सभी लोग गायब हो गए। अभी अभी मेरे लोगों को खबर मिली है कि उन्हें अंदर ले जाया गया है। यह सुनकर मैंने अचानक अपनी आंखें खोली और पूछा, दीदी क्या यह आपके लोगों ने नहीं किया? उसने कहा, बिल्कुल नहीं, अगर मैंने किया होता तो क्या मैं तुम्हें बताती? यह सुनकर मैंने सच जानने के लिए अपनी भौहें चढ़ाई और मेरे दिमाग में कई जानी पहचानी शक्लें आईं। थोड़ी देर बाद मेरे बिना कुछ बोले ही किंगयू ने तेजी से कुछ महसूस किया और तुरंत सीधे पूछा, क्या तुम जानते हो कि यह कौन है? मैंने कहा, अंदाजा है कि किंग हान और यूयाओ मुझे जानती हैं। मैंने कुछ दिन पहले उनके साथ डिनर किया था। मुझे पक्का नहीं पता कि इसके पीछे उनका हाथ था या नहीं। उसने पूछा, उन्होंने तुम्हारी मदद क्यों की? क्योंकि तुम जिंगशी के परिवार से हो। मैंने इस बारे में सोचा और फिर थोड़े से मजाक के साथ मैंने कहा, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि किंग हान मेरे पीछे आना चाहती हो, लेकिन किंग हान ही क्यों, यूयाओ क्यों नहीं? एक अजीब सी चुप्पी के बाद किंगयू ने इस बारे में गंभीरता से सोचा और महसूस किया कि यह नामुमकिन नहीं था। इस बार चुप रहने की बारी मेरी थी। एक पल बाद मैंने कहा, शायद इसीलिए क्योंकि किंग हान यूयाओ से ज्यादा सुंदर है। किंगयू बोली, किंग हान एक चालाक और कॉम्प्लेक्स इंसान है और वह अपने परिवार में एक ताकतवर शख्स है। आम लोग उसे नाराज नहीं कर सकते। क्या तुम सच में उससे डील करना चाहते हो? और जिया का क्या तुमने सच में उसे जाने दिया है? किंगयू ने सोचा कि मेरी पर्सनैलिटी को देखते हुए मुझे जिया को इतनी जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए था, वरना मैं झिंगशी छोड़कर इस आइलैंड पर नहीं आता। ऐसा करने का कारण बस दूर जाना था, तब तक दूर रहना जब तक कि मैं जिया के लिए अपनी भावनाओं को पूरी तरह से छोड़ न दूं और सिर्फ उसकी कमजोरी देखकर अपना दिल नरम न कर बैठूं। लेकिन यह किसी दूसरे इंसान या किसी दूसरे रिश्ते का इस्तेमाल करके हासिल नहीं किया जाना चाहिए। किंगयू के विचारों को तुरंत समझते हुए मैंने अपनी आंखें घुमाई और कहा, दीदी मेरा ब्रेकअप हो चुका है और जब जिया ने मेरे साथ कुछ गलत किया तो मुझे उसे खोने का दुख क्यों होना चाहिए या उसकी खातिर किसी बेगुनाह इंसान को दुख क्यों पहुंचाना चाहिए? मेरी परवरिश ने मुझे किसी धोखेबाज पर अटके रहना नहीं सिखाया। झिंगशी को छोड़कर मैं बस बाहर जाकर मजे करना चाहता था। अगर इसका जिया से कोई लेना देना है तो बस इतना कि मैं उसे मुझे परेशान करने का मौका नहीं देना चाहता था, समझी? यह सुनकर किंगयू ने राहत की सांस ली, क्योंकि मैं उससे झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन किंग हान के बारे में सोचकर वह फिर से थोड़ी फिक्रमंद हो गई। आखिर जिया के मुकाबले किंग हान कहीं ज्यादा खतरनाक थी, इसीलिए मैंने एक बार फिर अपनी परेशान बड़ी बहन को दिलासा दिया। मैंने भूख लगने और कुछ खाने का बहाना बनाकर फोन काट दिया। फिर मैंने उस पीछा किए जाने के बारे में पूछने के लिए यूयाओ की चैट विंडो खोली, लेकिन उसने कहा कि उसे भी नहीं पता और फिर उसने मुझे सीधे कॉल कर दिया। यूयाओ बोली, यह मैंने नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि यह सिस्टर हान हो सकती है, या अगर यह सिस्टर हान नहीं भी थी तो भी वह तुम्हें पता लगाने में मदद कर सकती है। तुम जाकर उसी से क्यों नहीं पूछ लेते? बात यह है कि सिस्टर हान आज थोड़ी बिजी हो सकती है और उसके पास तुम्हारे मैसेज का जवाब देने का टाइम नहीं होगा। मैं वैसे भी उससे मिलने जा रही हूँ, तो क्यों ना मैं तुम्हें वहीं ले चलूं? क्या यह ठीक लग रहा है? यह सुनकर मैंने सोचा कि किंग हान बिजी है, फिर भी उसके पास मुझसे मिलने का टाइम है। यह सोचकर मैंने उससे सीधे पूछ लिया। यूयाओ ने अपने माथे पर हाथ मारा और हल्के से समझाया, जिसका मतलब साफ था, सिस्टर हान बिजी है लेकिन उसके पास तुमसे मिलने का टाइम है। क्या तुम चलना चाहते हो? मैंने ना समझने का नाटक करते हुए कहा, हाँ चलो, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। यह कहकर उसने फोन रख दिया। आधे घंटे बाद यूयाओ की कार किंग हान के परिवार की पुरानी हवेली में घुसी। पार्किंग के बाद वहां तक पैदल जाने में अभी भी काफी दूरी थी। रास्ते में मुझे कई बार चंदन की खुशबू आई। जब हम विला पहुंचे तो हमने देखा कि दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था।
और उसके पास एक लड़की घुटनों के बल बैठी थी। मेरी नजर उन दोनों पर पड़ी। मेरे मन में एक सवाल घूम रहा था, लेकिन मेरा उनके बारे में पता लगाने का कोई इरादा नहीं था। युयाओ बूढ़े आदमी के सामने रुकी और उसका स्वागत करते हुए बोली, ओल्ड लियू, आप किंग हान से मिलने आए हैं? उसने कहा, हाँ। युयाओ बोली, मुझे सिस्टर हान से कुछ बात करनी है, तो मैं पहले अंदर जाती हूँ। ओल्ड लियू ने जबरदस्ती मुस्कुराया। युयाओ ने बेपरवाही से जवाब दिया। उसकी नजर ओल्ड लियू के पीले चेहरे पर पड़ी। ओल्ड लियू ने अपनी आंख के कोने से मुझे युयाओ के बगल में खड़ा देखा और हैरान होकर सोचने लगा कि यह कौन सा यंग मास्टर है जिसे युयाओ किंग हान से मिलाने लाई है। इसकी पहचान काफी अनोखी होनी चाहिए। वह मेरी पहचान के बारे में सोच रहा था और उसे अपनी पोती का भी ध्यान नहीं था, जो उसके बगल में घुटनों के बल बैठी थी। मेरा रूप देखकर रोयान को आखिरकार समझ आ गया कि किंग हान अचानक लियू परिवार के खिलाफ क्यों हो गई थी। वह सोचने लगी कि क्या वह किंग हान से सिर्फ एक बार ही मिला था? क्या ऐसा हो सकता है कि किंग हान को वह पसंद आ गया था? अरे नहीं, मैं किंग हान के आदमी के चक्कर में पाड़ी डीडीएच गई, लेकिन मैंने अभी तक कोई कदम भी नहीं उठाया है। मैंने तो बस किसी से कुछ फोटो खिंचवाए थे ताकि मैं बेहतर समझ सकूं। रुयान जितना ज्यादा इस बारे में सोचती, उसका चेहरा उतना ही पीला पड़ता जाता। उसने अपना हाथ उठाया और ओल्ड मास्टर लियू के लबादे का किनारा खींचकर बोली, दादाजी, मुझे लगता है कि मुझे पता है कि किंग हान ने हमारे परिवार पर हमला क्यों किया है। प्लीज 1 मिनट रुकिए, मैं जाकर उसे बताती हूँ। दूसरी तरफ युयाओ मुझे लिविंग रूम के एंट्रेंस तक ले गई और 1 मिनट रुकने को कहा। वह मेरे आने की बात बताने अंदर गई। लिविंग रूम में घुसने के बाद उसने वहां बैठे लोगों का स्वागत किया और फिर किंग हान के पास जाकर धीरे से पूछा, चूंकि चेनमो तुमसे मिलना चाहता था, इसीलिए मैं उसे यहाँ ले आई हूँ। वह एंट्रेंस हॉल में है, क्या तुम उससे मिलना चाहती हो? किंग हान जो एक डॉक्यूमेंट देख रही थी, यह सुनकर उसने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी नजर एंट्रेंस हॉल की तरफ गई और उसने डॉक्यूमेंट अपने असिस्टेंट को देते हुए कहा, आज के लिए बस इतना ही, चलो आज का दिन यहीं खत्म करते हैं। अपने परिवार में किंग हान का पूरा अधिकार था, बात कितनी भी आगे बढ़ी हो। एक बार जब किंग हान ने मीटिंग खत्म कर दी तो किसी की भी रुकने की हिम्मत नहीं हुई। लिविंग रूम से लोग धीरे धीरे चले गए। मैंने एक पोलाइट स्माइल बनाए रखी, तभी किंग हान सामने आई। वह मुझसे 2 कदम दूर रुक गई। पास आने की इच्छा को दबाते हुए उसने सिर हिलाकर कहा, चेनमो, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें इंतजार करवाया। उसे महसूस हो रहा था कि कभी कभी दूसरे लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। मैंने किंग हान से शांति से कहा, मैंने ज्यादा इंतजार नहीं किया, मैं इसीलिए आया हूँ क्योंकि मुझे आपसे कुछ पूछना है। किंग हान ने मुझे आगे बढ़ने का इशारा किया। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा जब तक कि मैं किंग हान के पास से गुजरकर लिविंग रूम में नहीं पहुंच गया। मैंने देखा कि किंग हान असल में मुझसे 1 कदम पीछे चल रही थी। वहां से जाने की तैयारी कर रहे ग्रुप में से कोई अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाया और फुसफुसाया, ये कौन है? दूसरा बोला, मैं उसे नहीं जानता, ऐसे सवाल मत पूछो जो हमारे काम से जुड़े ना हो। पहला शख्स बोला, ठीक है चलो। सवाल पूछने वाला और बहस करना चाहता था, लेकिन तभी परछाई में उन ठंडी आंखों की नजर उस पर पड़ी और वह बस जल्दी से वहां से निकलने के बारे में सोचने लगा। एंट्री गेट पर मौजूद लोगों का ग्रुप जल्दी से तितर बितर हो गया। सिर्फ मैं, किंग हान और युयाओ बचे, जो बड़े लिविंग रूम में साइड सीट पर बैठे थे। ये देखकर कि किंग हान असल में मेरे पीछे चल रही थी, युयाओ ने उसे आधी मुस्कान के साथ देखा, कुछ कहा और फिर जम्हाई लेकर जल्दी से बाहर चली गई। मुझे अभी भी थोड़ी थकान महसूस हो रही थी। युयाओ के जाने के बाद किंग हान मुड़ी और दूसरे दरवाजे की तरफ जाने लगी और बोली, मेरे साथ आओ, लिविंग रूम बाहर वालों से मिलने के लिए है, मैं तुम्हें अंदर ले चलती हूँ। मैंने कहा, मैं बस तुमसे कुछ कंफर्म करने आया था, इतनी परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। मैं पूछकर बस निकलने ही वाला था, लेकिन किंग हान नहीं चाहती थी कि मैं इतनी जल्दी चला जाऊं और अगले ही पल मैंने उसका बहाना सुना, कोई परेशानी नहीं है, मुझे अपने खास मेहमान का ठीक से मनोरंजन करना चाहिए। हम चुपचाप चलते रहे जब तक कि हम एक छोटे से बगीचे से गुजरकर पास वाले टी रूम में नहीं पहुंच गए। किंग हान ने मुझे अंदर आने का इशारा किया और फिर पूछा कि मुझे कैसी चाय चाहिए। मैंने कहा, कुछ भी चलेगा, और मैं उसके सामने बैठ गया। उसे अच्छे से चाय के कप गर्म करते और चाय की पत्तियां डालते देखकर मुझे पता चल गया कि उसे इसकी आदत है। नीले और सफेद पोर्सिलेन के चाय के कप उसकी उंगलियों के बीच घूम रहे थे, जिससे एक अच्छा नजारा बन रहा था। मुझे जाने की कोई जल्दी नहीं थी। मैंने अपना सिर ऊपर उठाया और बड़े चाव से देखा कि वह कितनी तसल्ली से चाय बना रही है। मेरे चाय पीने के बाद किंग हान मुस्कुराई और उसने पूछा, तुम मुझसे किस बारे में मिलने आए थे? मैंने कहा, मैं पूछना चाहता था कि क्या तुमने ही उन लोगों को संभाला है जो मेरे पीछे आ रहे थे? बेशक मैं बस पूछ रहा था, क्योंकि हांगकांग में जिन लोगों को मैं जानता हूँ उनमें से सिर्फ तुम और युयाओ ही ऐसे हो जिनमें यह काबिलियत है। मैंने युयाओ से पहले ही पूछ लिया है और उसने कहा कि वह नहीं थी, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। वह बोली, हाँ वह मैं ही थी। जब तुम अब भी अंदर आए तो क्या तुमने दरवाजे पर घुटनों के बल बैठी उस लड़की को देखा? वह वही है जिसने तुम्हारा पीछा करने और तस्वीरें लेने के लिए लोग हायर किए थे। चिंता मत करो, मैंने उन सबको सबक सिखा दिया है। तस्वीरें लेना शब्द सुनकर मेरा अजीब एक्सप्रेशन देखकर किंग हान ने कहा, मैंने तुम्हारी रोजाना की जिंदगी की वो सारी तस्वीरें डिलीट करवा दी हैं, इसीलिए चिंता मत करो। मैंने उसे धन्यवाद दिया, लेकिन मुझे पता था कि सिर्फ धन्यवाद बोलना काफी नहीं है, इसलिए मैंने वादा किया कि अगर तुम्हें कभी किसी मदद की जरूरत हो तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। किंग हान ने सिर हिलाया और पूछा, क्या तुमने लंच कर लिया है? मैंने कहा, अभी नहीं, असल में मैं अभी 1.5 घंटा पहले ही उठा हूँ। वह बोली, यहाँ खाना अभी अभी तैयार हुआ है, चलो चेनमो। उसका मुझे इस तरह बुलाना थोड़ा अजीब लगा। मैं उसके पीछे पीछे गया और अनजाने में अपने गर्म होते कानों को छुआ। मैंने कहा, असल में तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो या शियाओ मियो, मेरे परिवार और दोस्त मुझे यही बुलाते हैं। यह सुनकर किंग हान रुकी और उसने सीधे मुझे देखा, फिर उसने धीरे से
मुझे शियाओमियू कहकर बुलाया। उसकी उस आवाज को सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैं उसके पीछे तेज कदमों से चलने लगा। हम डाइनिंग रूम में गए जहाँ 4-5 डिश पहले से ही रखी हुई थी। खाने के दौरान हम दोनों में से किसी ने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन मेरे हाव भाव बता रहे थे कि मुझे खाना बहुत पसंद आया। जब आंटी ली टेबल साफ करने आई तो उन्होंने मेरी तारीफ करते हुए कहा, बच्चे तुम्हारी भूख बहुत अच्छी है। मैंने कहा, थैंक यू आंटी ली, ये बहुत टेस्टी है, बिल्कुल मेरी माँ के हाथ के खाने जैसा। वह बोली, अगली बार जब तुम आओ तो किंगहान को पहले से बता देना कि तुम्हें कौन सी डिश पसंद है। ये मुझे बता देगी और मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। मैंने सिर हिलाया और उन्हें फिर से थैंक यू कहा। आंटी ली के जाने के बाद किंगहान ने अचानक पूछा, शियाओमियू क्या तुमने सोचा है कि तुम अगली बार कब आओगे? मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? वह बोली, मुझे डर था कि आंटी ली तुमसे निराश हो जाएंगी। मैंने कहा, आंटी ली निराश होंगी या नहीं यह मुझ पर नहीं बल्कि तुम पर निर्भर करता है। अगर प्रेसिडेंट गु मुझे बुलाएंगी तो मैं आ जाऊंगा। यह सुनकर किंगहान की आंखें चमक उठी और उसने कहा, तो फिर रोज आना। मैंने अपनी एक भौं उठाई और मुस्कुराते हुए मना कर दिया। उसके निराश चेहरे को नजरअंदाज करते हुए मैंने अपना मुंह पोंछा और कहा, मेरा पेट भर गया है। आपकी मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद प्रेसिडेंट गु, मैं अब वापस जा रहा हूँ, गुड बाय। किंगहान ने भी अलविदा कहा। फिर भी वह मेरे पीछे पीछे बाहर तक आ गई जैसे मुझे ड्रॉप करना चाहती हो। मैंने कहा, आप बिजी होंगी, मैं खुद टैक्सी ले सकता हूँ। उसने मेरा रास्ता रोका और कहा, मैं बिजी हूँ लेकिन मुझे तुम्हें घर छोड़ने में खुशी होगी। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराया और कहा, मिस गु आप बहुत अच्छी हैं, गुडन्स लक। मेरे जाने के बाद किंगहान यही सोचती रही कि मैं चेनमो को हर दिन डिनर पर आने के लिए कैसे राजी करूं या हर दिन हर पल उसे अपने साथ कैसे रखूं। जब वह घर के अंदर लौटी तो उसने देखा कि आंटी ली अभी भी सोफे पर बैठी थी। उसने पूछा, आंटी ली आप आराम क्यों नहीं कर रही हैं? आंटी ली खड़ी हुई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आज का वह लड़का तुम्हारा स्वीट हार्ट है ना? यह सुनकर किंगहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने सिर हिलाया। आंटी ली बोली, क्या वह भी तुम्हें पसंद करता है? तुम्हारी पर्सनैलिटी को देखते हुए तुम्हें कभी कोई लड़का पसंद नहीं आया। किंगहान, जब तुम उसे पसंद करती हो तो उसके साथ अच्छा बर्ताव करना। जब वह प्रपोज करे तो अपनी माँ की छोड़ी हुई चीजें उसे देना याद रखना। किंगहान ने जल्दी से उन्हें टोकते हुए कहा, आंटी ली मुझे अभी तक यह भी नहीं पता कि वह मुझे पसंद करता है या नहीं। अभी ये बातें कहना बहुत जल्दी है। यह सुनकर आंटी ली ने उसे घूरा और बोली, तुम कितनी सुस्त हो। वह बस कुछ ही समय के लिए हांगकांग में है, वह शायद जल्द ही चला जाएगा। अगर वह पहल नहीं करता तो क्या तुम भी नहीं करोगी? उसे रिझाने की कोशिश करो। तुम उसे हांगकांग में बसने के लिए कह सकती हो। किंगहान ने अपनी कनपटी रगड़ी। युयाओ ने भी पहले कुछ ऐसा ही कहा था। ऐसा लग रहा था कि सब मान रहे थे कि अगर वे साथ आए तो उसे अपनी असली जिंदगी छोड़कर हांगकांग में रहना होगा। लेकिन यह उसके साथ सही नहीं था। वह किसी का गुलाम नहीं था, वह आजाद था और जहां चाहे जा सकता था। किंगहान ने कहा, आंटी ली चेनमो आजाद है, वह जहां चाहे रह सकता है। अगर वह बाद में हांगकांग में नहीं रहना चाहता तो क्या होगा? आंटी ली ने अपनी भौहें चढ़ाई। वह हैरान थी कि किंगहान जो आम तौर पर इतनी बेपरवाह रहती थी उसके मामलों में इतनी समझदारी दिखा रही थी। किंगहान ने कहा, वह जहां भी होगा मैं खुद उससे मिलने जाऊंगी। आंटी ली बोली, तुम्हें उसे जल्द से जल्द अपना बनाने की कोशिश करनी चाहिए, वरना बाद में शायद वह तुमसे मिलना भी न चाहे। भावनाओं का कोई लॉजिक नहीं होता, हिम्मत से उसका पीछा करो। किंगहान ने मुस्कुराने की कोशिश की और मन ही मन सोचा, उसने अभी अभी एक रिश्ता खत्म किया है, अभी ज्यादा अग्रेसिव न होना ही अच्छा है। किसी का दिल जीतना किंगहान के लिए सबसे मुश्किल चीज थी। चौथे दिन मैं कुछ पैक्ड स्नैक्स लेकर होटल लौट आया। जैसे ही मैं अपने कमरे के पास पहुंचा मैंने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था और वहां कई अजनबी लोग जमा थे जिनमें से किसी को भी मैं नहीं जानता था। तभी कमरे के अंदर से एक आदमी की आवाज आई जो होटल स्टाफ से कमरा खाली कराने को कह रहा था। मैं अंदर जाने के बजाय बाहर ही रुक गया और अपनी बड़ी बहन किंगयू को फोन किया। वहां लोग ज्यादा थे और मैं इतना बेवकूफ नहीं था कि अकेले उनका सामना करता। किंगयू से जवाब मिलने के बाद मैंने फोन रख दिया और वहां से हटने ही वाला था कि कमरे से बाहर आए होटल स्टाफ ने मुझे देख लिया। वह हैरान होकर बोला, मिस्टर शेन आप वापस आ गए। उसी समय कमरे के अंदर और बाहर के सभी लोगों का ध्यान मेरी तरफ गया। मैंने वहां से निकलने के लिए अपनी रफ्तार तेज कर दी लेकिन वे मुझे जाने नहीं देने वाले थे। दरवाजे पर खड़े कई आदमियों ने दौड़कर मेरा रास्ता रोक लिया। उसी समय कमरे के अंदर बैठा हुआ आदमी धीरे धीरे बाहर आया। मुझे ऊपर से नीचे तक देखने के बाद उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम किस लिए भाग रहे हो? ये कमरा अब मैं इस्तेमाल करूंगा, अपना कचरा उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। ये होटल का सबसे अच्छा कमरा है और लिन लुओक्सुआन अक्सर मेहमानों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। उसने सोचा कि हम बस थोड़े पैसे वाले छोटे मोटे लोग हैं जो यहाँ रहने के लायक नहीं है। मैंने उस व्यक्ति के हाथ में घड़ी देखकर मजाक उड़ाया और हंस दिया। तो फिर मेरा कमरा हथियाने का क्या मतलब है? लिन लुओक्सुआन का चेहरा सख्त हो गया और उसने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा, इंसानी भाषा नहीं समझते? कोई बात नहीं, मैं समझा सकता हूँ। तुम्हारे हाथ में जो पाटेक फिलिप परपेचुअल क्रोनोग्राफ है मॉडल 1518 एक साल पहले एक ऑक्शन में इसे करोड़ों में बेचा गया था और उसका खरीदार चीन का एक बिजनेसमैन था जिसका सरनेम शेन था। भले ही तुम्हें मेरी बातों की सच्चाई नहीं पता थी लेकिन घड़ी की कीमत सुनते ही लिन लुओक्सुआन के दिमाग में जो पहला ख्याल आया वह सावधानी या डर नहीं बल्कि लालच था। 350 मिलियन। कोई हैरानी नहीं कि मुझे पहली नजर में ही इससे प्यार हो गया था। उसने घड़ी पर नजर डाली। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था और उसने जल्दी से फैसला किया, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो लेकिन ये घड़ी अब मेरी है। मैं इस आदमी ऑनर्सस इसके सारे कचरे को बाहर निकाल दूंगा। हांगकांग में अपूर्ण का राज चलता है। उसने सोचा कि अब जब घड़ी उसके
उसके हाथ में आ गई है तो ये उसकी हो गई। मैं अपनी जेब में छिपा हथियार ढूंढ ही रहा था। ऑनरसस ये सोच रहा था कि यहाँ से कैसे बचूं, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, हमारे पीछे लिफ्ट के दरवाजे अचानक खुले। ऑनरसस एक लंबी औरत 10 से ज्यादा बॉडीगार्ड्स के साथ बाहर निकली। मैंने पीछे मुड़कर देखा। ऑनरसस तुरंत उसे पहचान लिया। यह लिन लुओवेई थी, जो हांगकांग में शेन परिवार की ब्रांच की हेड ऑनरसस, वहां मेरी बड़ी बहन शेन किंग्यू की रिप्रेजेंटेटिव थी। सिस्टर लुओवेई, मैं यहाँ हूँ। फोटो जैसा हैंडसम लड़का सामने देखकर लिन लुओवेई एक पल के लिए हैरान रह गई। वह दौड़कर मेरे पास आई और बिना कुछ कहे, यह पका करने के लिए कि मुझे चोट तो नहीं लगी, मेरी अच्छी तरह से जांच करने लगी। जब उसने देख लिया कि मैं ठीक हूँ, तब जाकर वह शांत हुई। मैंने कहा, चिंता मत करो, मुझे चोट नहीं लगी है। हमारे पास लड़ने का मौका ही नहीं था, बस बाल बाल बचा था। लिन लुओक्सुआन, जिसकी नजरें लिन लुओवेई पर तब से टिकी थीं, उसने जब देखा कि लुओवेई का पहला काम मुझे चेक करना था, तो उसने अपनी भौहें चढ़ा ली। ऑनरसस बोला, लिन लुओवेई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा इस लुड़के से क्या रिश्ता है? आवाज सुनकर लिन लुओवेई उसकी तरफ मुड़ी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मुझे जो खतरा है वह इस लिन लुओक्सुआन की वजह से है। वह बोली, यह तुम हो? लिन लुओक्सुआन मजाक उड़ाते हुए बोला, तो क्या हुआ अगर ये मैं हूँ? तुम तो बस एक ऐसी बेटी हो जिसे लिन परिवार ने छोड़ दिया है। यह मत सोचो कि यहाँ आने से कुछ बदल जाएगा। लिन लुओवेई, मैं तुम्हें बता दूं, चाहे तुम हो या ये इंसान, मेरे एक शब्द से तुम दोनों को चुपचाप यहाँ से भागना होगा। सच कहूँ तो लिन लुओवेई और लिन लुओक्सुआन ने एक दूसरे को बहुत समय से नहीं देखा था, लेकिन कितना भी समय क्यों ना बीता हो, उसका यह सौतेला भाई अब भी महाबेवकूफ था। लिन लुओवेई सीधे लिन लुओक्सुआन के पास गई और जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। चटाई की आवाज के साथ लिन लुओक्सुआन का चेहरा एक तरफ मुड़ गया। उसका गाल तेजी से सूज गया। उसने थप्पड़ की चोट से सुन्न होकर अपना गाल पकड़ा। लिन लुओक्सुआन, तुम किसी को भी नाराज नहीं कर सकते, लुओवेई ने ठंडे लहजे में कहा। जब उसने बोलना खत्म किया, तब जाकर लिन लुओक्सुआन को होश आया कि उसे थप्पड़ पड़ा है। उसने अपना चेहरा छिपाया। ऑनरसस जोर से चिल्लाया, तुम्हें मुझे मारने की हिम्मत किसने दी? तुम तो अब गई। लेकिन लिन लुओवेई ने बस गुस्से से उसे देखा, जिसे उसके बॉडीगार्ड्स घेरे खड़े थे। सिस्टर लुओवेई, शायद तुम्हें कुछ कदम पीछे हटना पड़े। मेरी आवाज ने अचानक उनकी बहस को रोक दिया। लिन लुओवेई ने मुड़कर देखा तो मैं अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। लिन लुओक्सुआन ने भी जब मेरी यह हरकत देखी तो उसने डरकर अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे छिपा लिए। मैंने कहा, ठीक है, अब तुम्हें हाथ छिपाने की जरूरत नहीं है, मैंने इसे पहले ही रिकॉर्ड कर लिया है। मैंने तुम सबके चेहरे वीडियो में ले लिए हैं। फिर मैंने अपना सिर नीचे किया और वह वीडियो सीधे शेन किंग्यू को भेज दिया। इसके बाद मैंने आगे कहा, कमरे में सिर्फ घड़ी ही नहीं बल्कि मेरी बहुत सी कीमती चीजें थीं। अगर उनमें से कुछ भी गायब या खराब हुआ तो तुम्हें उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पहले हमारे पास लोग कम थे, इसलिए मैं शांत था, लेकिन अब मैं लिन लुओक्सुआन के बगल से गुजरकर अपने कमरे के अंदर चला गया। पहले से तैयार होने के बावजूद फर्श पर बिखरे अपने सामान को और वहां जेड ब्रेसलेट के टुकड़ों को देखकर मेरा दिल बैठ गया। वह एक चमकदार हरे रंग का कांच जैसा कीमती जेडाइट ब्रेसलेट था। मैंने अपने फोन पर तब तक वीडियो रिकॉर्ड करना जारी रखा जब तक मुझे यह कंफर्म नहीं हो गया कि सिर्फ ब्रेसलेट ही टूटा है। फिर मैंने लिन लुओक्सुआन की तरफ देखा, जिसे लिन लुओवेई के आदमियों ने दरवाजे पर ही रोक रखा था। लिन लुओवेई का चेहरा भी उदास था। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन लुओक्सुआन इतना बड़ा कांड कर देगा। नुकसान की रकम का अंदाजा लगाकर लिन लुओक्सुआन अंदर से बहुत बेचैन हो रहा था। फिर भी वह बाहर से चिल्लाने का नाटक कर रहा था। इस बार मैंने उसे एक नजर भी नहीं देखी, बल्कि मुड़कर कमरे के सोफे पर बैठ गया। लिन लुओक्सुआन कमरे में घुसने की कोशिश करने लगा, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने उसे धक्का दे दिया। तभी मेरा फोन बजा। मैंने कॉल उठाया और एक तरफ चला गया। उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। मैंने जैसे ही हेलो कहा, मेरी नॉर्मल आवाज सुनकर लाइन के दूसरी तरफ मौजूद गु किंगहान के कंधों से जैसे कोई भारी बोझ उतर गया। मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि किंगहान को कैसे पता चला कि मैं मुसीबत में हूँ। मुझे बस इतना अच्छा लग रहा था कि वह मेरे बारे में जानते ही तुरंत आ रही थी। लाइन के दूसरी तरफ गु किंगहान एक पल के लिए चुप रही। फिर उसने बहुत ही शांत मजबूत आवाज में जवाब दिया। वह होटल के एंट्रेंस पर पहुंच चुकी थी। मैंने गहरी सांस ली। उसके शब्दों को सुनकर मेरे दिल में एक मीठी सी फीलिंग जाग उठी। मैंने मुस्कुरा हुए कहा, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा गु किंगहान। उसी समय लिन लुओक्सुआन दरवाजे पर जोर जोर से गालियां दे रहा था। लिन लुओवेई बिना किसी एक्सप्रेशन के वहीं खड़ी रही। यह देखकर लिन लुओक्सुआन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सीधे अपना फोन निकाला, अपने पिता को कॉल करके अपनी बहन को धमकाना शुरू कर दिया। जल्द ही फोन मिल गया। लाइन के दूसरी तरफ उनके पिता लिन फुचेन की कड़क आवाज आई। लिन फुचेन ने बिना कोई सवाल पूछे सिर्फ लुओक्सुआन की शिकायत सुनकर यह मान लिया कि सारी गलती लिन लुओवेई की ही थी। यह सुनकर लिन लुओक्सुआन ने लिन लुओवेई की तरफ देखकर कमीनी मुस्कान दी। उसने स्पीकर फोन चालू किया। ऑनरसस फोन लुओवेई के सामने कर दिया। लिन लुओवेई ने उस फोन की तरफ देखा। उसे पता था कि लिन परिवार ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन अपने पिता की डांट सुनकर उसे फिर भी बुरा लग रहा था। जैसे ही वह हाथ उठाने में हिचकिचा रही थी, मेरा हाथ अचानक आगे बढ़ा। मैंने फोन अपने
हाथ में ले लिया। एक अनजान लड़के की आवाज सुनकर लिन फूचेन गुस्से में बोला, तुम कौन हो? लिन लू वेई को अभी फोन दो। मैंने कहा, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? क्या तुम इंसानी भाषा नहीं समझ सकते? तुम खुद को क्या समझते हो जो मुझसे इस टोन में बात कर रहे हो? मैं कौन हूँ? खैर, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, अब से मैं तुम्हारे लीन परिवार का क्रेडिटर हूँ। लिन फूचेन ये सुनकर हैरान रह गया। उसे अचानक किसी बड़े खतरे का एहसास हुआ। मुझे उसे आगे कोई जवाब देने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने फोन काट दिया। ओर्सस लिन लुओक सुआन के हाथ में थमा दिया। उसे घबराकर फोन देखते हुए देखकर मैंने अपनी एक भौं उठाई। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला। ओर्सस गु किंगहान बाहर आई। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसका दिल जोर से धड़का। वह सीधे मेरी तरफ बढ़ी। उसकी आंखें सिर्फ मुझ पर टिकी थी। मेरी मुस्कान और बढ़ गई। ओर्सस, मैंने उसकी तरफ हाथ हिलाया। किंगहान ने अपनी रफ्तार ओर्सस और तेज कर दी। वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, सिवाय मेरे ओर्सस किंगहान के। गु किंगहान ने बाकी लोगों की तरफ देखे बिना मुझसे पूछा, तुम इस मामले में क्या नतीजा चाहते हो? मैंने कहा, माफी ओर्सस, पूरा हर जाना, लेकिन तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे खुद संभाल लूंगा। उसने धीरे से कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो। उसकी इस नरम आवाज को सुनकर लिन लुवेई को अपनी कानों पर शक होने लगा कि क्या यह वही सख्त गु किंगहान है। लिन लुओक सुआन के तो पैर ही कमजोर हो गए थे। गु किंगहान के सामने आते ही वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। उसने कांपते हुए अपनी कलाई से मेरी घड़ी उतारी। ओर्सस मुझे वापस देते हुए बोला, मिस्टर शेन, यह आपकी घड़ी वापस। क्या आप आज की बात को यहीं रफा दफा करेंगे? मैंने घड़ी हाथ में लेते हुए उसे नफरत से 2 उंगलियों के बीच दबाकर हिलाया। ओर्सस फिर से उसे वापस लिन लुओक सुआन के हाथ में थमाते हुए कहा, बात रफा दफा करना थोड़ा मुश्किल है। शायद हांगकांग के लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन जो जानते हैं उन्हें पता है कि मैं हिसाब किताब के मामले में बहुत सख्त हूँ। ओर्सस, हाँ, मुझे कोई भी गंदी या छुई हुई चीज वापस नहीं चाहिए। तुम्हें इसकी पूरी नई कीमत देनी होगी। यह सुनकर लिन लुओक सुआन का चेहरा मौत जैसा पीला पड़ गया। उसने बहस करने की कोशिश की, लेकिन गु किंगहान की ठंडी कातिलाना नजर देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई। जल्द ही पुलिस भी वहां आ गई। ओर्सस, मैंने सीधे अपने फोन का वीडियो इंचार्ज को दे दिया। सर्विलांस फुटेज ओर्सस वीडियो देखने के बाद इंचार्ज ने आखिरकार आदेश दिया, मिस्टर लिन, प्लीज हमारे साथ चलिए। लिन लुओक सुआन का चेहरा पूरी तरह पीला पडीडू एच चुका था। वह पुलिस के साथ जाने लगा। बयान दर्ज कराने के बाद मैं लिन लोवेई ओर्सस गु किंगहान के साथ होटल से बाहर आया। मैंने लिन लोवेई से मुस्कुराते हुए कहा, सिस्टर लोवेई, आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। आप मुझे चेनमो बुला सकती हैं। उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया। ओर्सस पूछा, चेनमो, अब तुम आगे कहाँ रुकना चाहते हो? होटल कुछ मायनों में सेफ नहीं होते। कोई भी रसूखदार आदमी कभी भी अंदर घुस आता है। मैंने पूछा, सिस्टर, क्या आपने जिस घर का वादा किया था वह तैयार है? उसने कहा, हाँ, बिल्कुल तैयार है। मैंने कहा, तो मैं अभी वहीं शिफ्ट हो जाता हूँ। फिर मैं गु किंगहान की तरफ मुड़ा। क्या तुम्हें आगे कोई काम है? गु किंगहान के पास असल में बहुत काम था, लेकिन उसे लगा कि इस वक्त सबसे जरूरी काम मेरे साथ रहना है, इसलिए उसने कहा, नहीं, मैं फ्री हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। दूसरी तरफ लिन लुवेई अपने बिजनेस को संभालने के लिए हमसे अलविदा कहकर जल्दी से चली गई। उसके जाने के बाद गु किंगहान ने अचानक कहा, लिन लुवेई अभी रोंगक्सियन ग्रुप के लिए काम कर रही है। मैंने सिर हिलाया। मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं पता। यह देखकर कि मेरा आगे समझाने का कोई मूड नहीं है, किंगहान ने बात वहीं बदल दी। ओर्सस कार की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो, मैं तुम्हारा सामान शिफ्ट कराने में मदद करती हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम खुद करोगी? तुम इतनी बड़ी प्रेसिडेंट को हो, तुमसे सामान उठवाना थोड़ा अजीब लगेगा। 2 घंटे बाद हम हांगकांग के सबसे बड़े ओर्सस सबसे शानदार विला एरिया में पहुंच चुके थे। जब मुझे लिन लुवेई के भेजे गए बिल्डिंग नंबर के हिसाब से वह अपार्टमेंट मिला तो गु किंगहान थोड़ी रुकी और बोली, क्या जिस घर का आपने वादा किया था वह तैयार है? मैंने उसकी तरफ मुड़कर कहा, हाँ, वह तैयार है। मैं अभी वहां रहने जा रहा हूँ। क्या तुम किसी काम में बिजी हो? गु किंगहान सच में खाली नहीं बैठी थी। उसे बस लगा कि अभी सबसे जरूरी काम मुझे यहाँ बसाना है, इसलिए उसने कहा, नहीं, मैं यहाँ तुम्हारा साथ देने नहीं आई हूँ। दूसरी तरफ लिन शिवेई सब कुछ छोड़कर दौड़ा हुआ आया, और जब उसने गु किंगहान को मेरे साथ देखा तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुई और वह अलविदा कहकर जल्दी से चला गया। लिन शिवेई के जाने के बाद गु किंगहान ने अचानक कहा, लिन लुवेई अब रोंगशेंग ग्रुप के लिए काम कर रही है। मैंने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, और फिर चुप हो गया। यह देखकर कि मेरा समझाने का कोई इरादा नहीं था, गु किंगहान ने यह बात दोबारा नहीं उठाई, बल्कि कार की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो। मैंने कहा, मैं आपका सामान हटाने में आपकी मदद करता हूँ। आप खुद क्यों कर रही हैं? कोई दिक्कत है क्या? आप इज्जतदार प्रेसिडेंट गु हैं और मेरा सामान हटाने में मेरी मदद कर रही हैं। 2 घंटे बाद शेंगशी जियाजिंग में, जो हांगकांग का सबसे बड़ा और सबसे शानदार विला वाला का है, जब मुझे लिन शिवेई के भेजे बिल्डिंग नंबर के हिसाब से अपार्टमेंट मिला तो गु किंगहान एक पल के लिए रुकी। यह देखकर मैंने यूं ही पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, अगर मैं कहूं कि मेरा विला भी बगल में ही है तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? क्या इत्तेफाक है? तो प्लीज अब से मेरा ख्याल रखना, मेरे नए पड़ोसी। यह कहकर मैंने गु किंगहान की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने तुरंत हाथ मिलाते हुए जवाब दिया, प्लीज मेरा भी ख्याल रखना मिस्टर शेन। और जैसे ही उसने मेरा हाथ छोड़ा, उसने चुपके से अपनी हथेली पहुंची। इस बीच लिन लुओक सुआन को कभी उम्मीद नहीं थी कि भले ही लिन परिवार ने अपने कनेक्शन का इस्तेमाल कर लिया था, फिर भी वह जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। और तो और पूरी कहानी जानने के बाद वकील के पास एक ही हल था कि प्राइवेट सेटलमेंट हो,
लेकिन वह भी तभी संभव था जब मैं मान जाऊं। लिन परिवार के वकील के बार बार मिलने के आग्रह को ठुकराने के बाद 3 दिन बाद मुझे अपने ही वकील का फोन आया। जब मैं वहां पहुंचा तो अंदर कुछ लोग पहले से ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लिन परिवार का मुखिया अपनी कुर्सी पर बिना हिले डुले बैठा था और मुझे नफरत से देख रहा था। इससे पहले कि मैं बैठ पाता उसने मुझसे कहा, बताओ मेरे बेटे को छोड़ने के बदले कितने पैसे चाहते हो? मैं पहले बीच की हेड सीट पर गया, फिर धीरे धीरे चाय की चुस्की लेते हुए जवाब दिया, 10 बिलियन। मिस्टर लिन बोले, ये थोड़ा ज्यादा है। मैं पीछे की तरफ झुका। मेरे बगल वाले वकील ने जो तस्वीरें मुझे दी थी उन्हें मैंने लिया और लिन परिवार के आदमी के सामने फेंक दिया। वह चिल्लाया, तुम बकवास कर रहे हो। मैंने कहा, तुम बहुत शोर मचा रहे हो। तुम्हारी 1 बिलियन चुकाने की भी औकात नहीं है और तुम मेरे सामने टाइकून बनने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे बेटे ने जो घड़ी चुराई थी उसकी कीमत कितनी थी? क्या तुम्हें पता है कि उसने जो जेड ब्रेसलेट तोड़ा था उसकी कीमत कितनी थी? क्या तुम्हें पता है कि मेरी खोई हुई चीजों की कुल कीमत कितनी थी? 10 बिलियन की रकम तो मैंने सिर्फ इसीलिए कम की है क्योंकि तुम लू वेई के पिता हो। मिस्टर लिन इन तस्वीरों से अनजान नहीं थे, लेकिन उन्होंने पहले इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अब हालांकि उनके पास टेबल पर रखी अप्रेजल रिपोर्ट को उठाकर देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। जितना ज्यादा वह देखते उनका चेहरा उतना ही खराब होता जाता। आखिर में मिस्टर लिन ने उस अप्रेजल रिपोर्ट को गुस्से में मरोड़ दिया और लिन लुओक सुआन की बात याद करके बहस करने लगे। तुम्हारा इतना ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता। मेरे बेटे ने सिर्फ तुम्हारी घड़ी ली थी और सिर्फ जेड ब्रेसलेट खराब हुआ था। ऐसा किसने कहा? मैंने जवाब दिया, जो खोया है वो मैंने साफ बता दिया है। मेरे सारे सामान का एयरपोर्ट एंट्री रिकॉर्ड मौजूद है। अब जब वे चीजें गायब हैं तो इस गैर कानूनी घुसपैठ के लिए मैं सिर्फ तुम्हारे बेटे को ही दोषी ठहरा सकता हूँ। बेशक अगर तुम्हारे पास यह साबित करने के लिए सबूत है कि वह उन्हें नहीं ले गया तो मैं अपनी गलती मान लूंगा, लेकिन तुम भी जानते हो कि लिन लुओक सुआन यह साबित नहीं कर सकता कि वह अंदर घुसा था। और यह भी सच है कि उसने मेरी चीजों को हाथ लगाया, उन्हें नुकसान पहुंचाया और चुराया भी है। अगर वह 1 अरब भी जुटा लेता तो भी वह सब लिन लुओक सुआन के गुनाहों को नहीं छुपा पाता। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद मिस्टर लिन ने आखिरकार एक चापलूसी भरी मुस्कान दी और बोले, मिस्टर शेन, आप इस मामले को कैसे संभालना चाहते हैं? लिन लू वेई आखिर आपकी। उन्होंने सुना था कि मेरे और लू वेई के बीच बहुत करीबी रिश्ता था, इसलिए मैंने बात काटते हुए कहा, हाँ, मुझे सिस्टर लू वेई सच में पसंद है। यह सुनकर लिन परिवार ने राहत की सांस ली। मिस्टर लिन ने अपना चेहरा रगड़ा और मेरे और पास आने की कोशिश करते हुए बोले, जब हम सब एक ही परिवार के हैं तो मिस्टर शेन, आप लू वेई की खातिर लुओक सुआन को रिहा क्यों नहीं कर देते? यह कहने के बाद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं सच में मान जाऊंगा, जिससे मिस्टर लिन का मुंह हैरानी से खुला रह गया। लेकिन अगले ही पल मैंने टेबल थपथपाया और कहा, सिस्टर लू वेई के लिए अगर आप उसकी माँ के छोड़े हुए शेयर उसे दे दें तो रकम आधी हो जाएगी और मैं केस वापस लेकर आपके प्यारे बेटे को जाने देने के लिए तैयार हूँ। वह चिल्लाए, नामुमकिन, यह लिन ग्रुप के 10% शेयर हैं। मैंने ठंडे लहजे में कहा, मिस्टर लिन, मुझे लगता है कि आपने कुछ गलत समझा है। मैं आपसे इस बारे में मोल भाव नहीं कर रहा, बल्कि आपको सीधे बता रहा हूँ कि या तो आप मेरी मांगों के हिसाब से समझौता कर लें या आपका बेटा जेल चला जाए। बेशक मुझे पता है कि वह आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन रोंगशेंग ग्रुप और आपके लिन परिवार के बीच के सारे बिजनेस सहयोग का क्या होगा? ये बातें लिन फुए के सिर पर हथौड़े की तरह लगी और होश में आने से पहले उसने बहुत देर तक सिर हिलाया। उसने गुस्सा छिपाते हुए कहा, इसका क्या मतलब है? वह रोंगशेंग को रिप्रेजेंट नहीं करती, वह हमारा क्या बिगाड़ सकती है? आखिर इन प्रोजेक्ट से रोंगशेंग को भी फायदा है, तो वे क्यों परेशान होंगे? मैंने मुस्कुराते हुए अपने लिए एक और कप चाय डाली और कहा, जब तुमने सिस्टर लू वेई को सहयोग करने के लिए मजबूर किया था तब आज के बारे में नहीं सोचा था, है ना? अभी तुम्हारे लिन परिवार के आधे प्रोजेक्ट्स में रोंगशेंग का इन्वेस्टमेंट है। अगर रोंगशेंग ने अपना पैसा वापस ले लिया तो तुम्हारे सारे इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाएंगे। तुम सोचते हो कि लू वेई अपनी माँ की मेहनत की खातिर ऐसा नहीं करेगी, लेकिन मैं अलग हूँ। लिन परिवार से मेरा क्या लेना देना? तुम्हारे डूबने के बाद रोंगशेंग किसी दूसरे परिवार को सपोर्ट कर देगा। वैसे भी लू वेई का सरनेम भी लिन ही है। गुस्से से कांपते लिन फुए ने पूछा, तुम असल में कौन हो? मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं और कहा, मैं तुम्हारे लिन परिवार का सबसे बड़ा क्रेडिटर हूँ। उसने धमकी दी, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मेरा लिन परिवार रोंगशेंग को भी अपने साथ नीचे खींच लेगा? यह सुनकर मैं तुरंत हंस पड़ा और कहा, मुझे क्यों डरना चाहिए? रोंगशेंग के लिए यह मामूली नुकसान है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में लिन फुए मेरे कहे बिना ही यह सब समझ गया था। उसने लिन लू वेई को मजबूर किया था यह सोचकर कि रोंगशेंग का हेडक्वार्टर दूर है और उन्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं बीच में आ जाऊंगा। वह टेबल का सहारा लेकर खड़ा हुआ, अपना सिर झुकाया और बोला, मैं वापस जाकर लू वेई से शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन करवा दूंगा। कृपया मेरे बेटे और लिन परिवार पर रहम करें। मैंने साफ कह दिया, मेरा मुआवजा 1 सिक्का भी कम नहीं होगा। लिन फुए गुस्से का घूंट पीकर रह गया और अकड़ कर वहां से चला गया। आखिर में मैंने अपना फोन निकाला और अपनी बहन को कॉल करके कहा, अरे बहन, सब ठीक हो गया। लाइन की दूसरी तरफ से मेरी बहन शेन किंगयुए की आवाज आई, भाई तुम सिस्टर लू वेई के बारे में बहुत परेशान लग रहे हो, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? जब उसने गोलमोल जवाब दिया तो
मुझे और पक्का हो गया कि कुछ तो बात है। उसके फोन काटने के बाद मैंने फोन जेब में रखा और उस कमरे से बाहर जाने के लिए उठा, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा मैंने अचानक किसी को देखा। इससे पहले कि मैं उससे बच पाता वह सीधे मेरे पास आया और उसकी गहरी आवाज गूंजी, अरे भाई, यह सच में तुम हो? तुम असल में हांगकांग में हो। कोई हैरानी नहीं कि जाओ जियाजिया तुम्हें कहीं नहीं ढूंढा रे पाई। रोनान ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैंने पहले उसे रोका और फिर धक्का देकर दूर करते हुए कहा, मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। उसने कहा, रुको भाई, भले ही तुम्हारी और जाओ जियाजिया की लड़ाई हुई हो, हम फिर भी दोस्त हैं, है ना? ये सुनकर मैंने उसे गहराई से देखा और कहा, दोस्त, जब तुमने जाओ जियाजिया को मेरा पता दिया तो क्या वह दोस्ती थी? ऐसा मत सोचो कि मुझे पता नहीं है कि वह तुम्हारी शह पर मेरे पीठ पीछे किसे मैसेज कर रही थी। रोनान बोला, भाई, तुमने गलत समझा। मुझे लगा कि तुम्हारे और जाओ जियाजिया के बीच कोई गलत फहमी है जिसे साफ करना जरूरी है। इसके अलावा इस सर्कल में कौन सच में पाक साफ है? जाओ जियाजिया इतने सालों से तुम्हारे लिए वफादार रही है, क्या इतना काफी नहीं है? उसके और लूली के बीच असल में कुछ नहीं हुआ। तुम ऐसे अचानक क्यों गायब हो गए? क्या तुम्हें पता है कि वह पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे लिए कितनी परेशान है? वह इतनी कमजोर हो गई है कि देखी नहीं जाती। उसकी बातें खुद को सही साबित करने जैसी लग रही थी, जिसे सुनकर मैंने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तुम जाओ जियाजिया के पिता हो जो उसकी इतनी तरफदारी कर रहे हो? तुम इतनी बकवास कैसे कर सकते हो? तुम खुद को बहुत नेक समझते हो क्या? तुम्हारा मुंह बस बदबूदार बातें उगलना जानता है। इस सर्कल में कौन कितना साफ सुथरा है मुझे अच्छे से पता है। साफ और साफ सुथरा यह तुम्हारा सर्कल है, मेरा नहीं। तुम खुद गंदे हो तो क्या दूसरों से भी उम्मीद करते हो कि वे तुम्हारे जैसे हो? कचरा कूड़ेदान में ही रहना चाहिए। मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आओ। यह कहकर मैं मुड़ा और चला गया। मेरे पीछे रोनान उस लकड़ी के स्टूल को पकड़े मेरे जाते हुए रूप की ओर इशारा कर रहा था। वह गालियों की बौछार करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे मौका नहीं दिया। आखिर में उसने एक गहरी सांस ली और जाओ जियाजिया के मैसेज का जवाब देने लगा। जब रोनान जानबूझकर मेरे ठिकाने के बारे में बता रहा था तब जियांग युयाओ, जिसे मेरी सुरक्षा पक्की करने का जिम्मा मिला था, बहुत खुश थी। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसने कॉरिडोर के सर्विलांस कैमरे से ऑडियो क्लिप निकाला और उसे ग्रुप चैट में भेज दिया, जिसके बाद उसने थम्स अप इमोजी की एक लाइन लगा दी और बोली, मैंने जियांग युयाओ ने अपनी जिंदगी में कभी किसी के आगे झुकने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मुझे उस ग्रुप की चुप्पी की तारीफ करनी होगी। मैसेज भेजने के 1 मिनट से भी कम समय में जियाओ यान ने रिकॉर्डिंग में बताए गए व्यक्ति को बड़ी होशियारी से पहचान लिया। यह देखकर जियांग युयाओ का चेहरा तुरंत जम गया। उसने जल्दी से टाइप किया, मैसेज रिकॉल करो। हालांकि जियाओ यान को पूरी बात समझ नहीं आई, फिर भी उसने तुरंत अपना मैसेज रिकॉल कर लिया। तभी गु किंगहान ने, जिसने अभी अभी ग्रुप मैसेज खोले थे और यह सब देख लिया था, ग्रुप में लिखा, मैंने देख लिया। इसके बाद जियांग युयाओ के पास मैसेज और डॉक्यूमेंट रिकॉल करने का विचार छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। वह अजीब तरह से हंसी। इस समय जियाओ यान को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जल्दी से बात सुधारने की कोशिश की, लेकिन ग्रुप में मैसेज बढ़ते गए और गु किंगहान चुप रही। जियांग युयाओ को लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने सीधे गु किंगहान की प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करके प्राइवेट चैट शुरू की, लेकिन बहुत देर तक टाइप करने के बाद भी गु किंगहान ने कोई जवाब नहीं दिया। मॉनिटरिंग रूम में बैठी जियांग युयाओ का चेहरा पीला पड़ गया था और वह पछतावे से भरकर खुद को थप्पड़ मारना चाहती थी। इस बीच अपने ऑफिस में गु किंगहान ने एक डॉक्यूमेंट खोला जिसमें वह उस नाम को देख रही थी जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा था। वह नीचे झुक गई और धीरे से वह नाम दोहराने लगी। उसकी उंगलियां लगातार डेस्क पर टैप कर रही थीं। उसे लगा कि यह व्यक्ति कुछ जाना पहचाना है। इसके अलावा जिस चीज ने गु किंगहान को सबसे ज्यादा परेशान किया वह थी इस व्यक्ति की पहचान, यानी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। सिर्फ एक्स होने की बात से ही वह बहुत दुखी थी, लेकिन जिस चीज ने गु किंगहान को और भी ज्यादा परेशान किया वह ये थी कि उसे इस एक्स को लेकर मुझसे हक जताने का भी अधिकार नहीं था। उसने मेरी प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक किया और बहुत देर तक चैट बॉक्स को घूरती रही। आखिर में उसने एक ठंडी आह भरी और खुद से कुछ बुदबुदाई। अगले ही पल उसने हमारे चैट बॉक्स में एक मैसेज भेजा, लेकिन फिर वह उसे घूरती रही और घबराकर उसे वापस लेने की कोशिश करने लगी। जब कोई और बहाना नहीं सूझा तो गु किंगहान ने औपचारिकता दिखाई। मैंने उसका मैसेज देखा और उसे चिढ़ाया। वह बहुत सीधी थी। मैं सोच सकता था कि जब उसने यह कहा होगा तो गु किंगहान के चेहरे पर कितना गंभीर भाव रहा होगा। मैंने समय देखा, फिर से टाइप किया और नोटिस किया कि गु किंगहान ने काफी देर से जवाब नहीं दिया था। वह गंभीर लग रही थी और सोच में उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। यहाँ तक कि उसने यह भी नहीं देखा कि उसकी असिस्टेंट दरवाजा खटखटा रही है। जब उसे आखिरकार होश आया तो उसने असिस्टेंट को अंदर आने दिया। असिस्टेंट ने दरवाजा खोला और जैसे ही वह दिन का बाकी शेड्यूल बताने लगी, गु किंगहान ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। वह सीधी बैठ गई और उसका भाव पहले से कहीं ज्यादा गंभीर था, जिससे असिस्टेंट चौंक गई और उसे लगा कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। अपने विचार समेटने के बाद गु किंगहान ने आगे कहा, मान लीजिए, मेरा मतलब है सिर्फ मान लीजिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से कुछ कहती हैं जिसे आप पसंद करती हैं और वह बदले में आपसे पूछे कि आप उनसे कितना मिलना चाहती हैं, तो आप क्या जवाब देंगी? असिस्टेंट मुस्कुराई और बोली, मिस गु, क्या मिस्टर शेन आपसे यह पूछ रहे हैं? मुझे लगा कि यह कोई सीरियस बिजनेस मैटर है। आप इतनी गंभीर क्यों हो रही हैं? मुझे नहीं पता था कि हमारी
सीईओ गू कभी कहेंगी कि वह किसी से मिलना चाहती हैं। जल्दी करिए, अब बकवास बंद कीजिए और सच बताइए। गू किंग हान ने डांटते हुए कहा, मैंने तुम्हें चुप रहो कहने की छूट नहीं दी। एक पल की चुप्पी के बाद गू किंग हान ने बस हार मानते हुए कहा, ठीक है, जारी रखो। असिस्टेंट थोड़ा खांसी और अपने होंठों पर आई मुस्कान को दबाते हुए गंभीरता से सोचने लगी। मेरे लंबे समय के अनुभव के आधार पर मुझे लगता है कि मिस्टर शेन ने आपसे यह सवाल इसलिए पूछा क्योंकि वह साफ तौर पर जानते हैं कि आपको इसका जवाब देने में शर्म आ रही है और वह जानबूझकर आपको चिढ़ा रहे हैं। यह सुनकर गू किंग हान ने अपने होंठ भींच लिए और तुरंत थोड़ा निराश महसूस करने लगी। उसे लगा कि मैं सिर्फ उसकी भावनाओं को परख रहा हूँ और यह सिर्फ एक मजाक था। असिस्टेंट ने आगे कहा, क्या यह सही है? मेरे अंदाजे के हिसाब से इसकी बहुत संभावना है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट गू को सच में शक है तो उन्हें मिस्टर शेन से सीधे पूछ लेना चाहिए। प्यार करने वालों के बीच सबसे बुरी बात अंदाजा लगाना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो सीधे कह दो। एक बार जब बात खुलकर सामने आ जाए तो मिलकर सुलझा लो और अगर किसी समझौते पर नहीं पहुंच सकते तो अलग हो जाओ। इस तरह कोई पछतावा नहीं रहेगा। असिस्टेंट ने यह बात बस यूं ही कही थी, लेकिन गू किंग हान ने इसे गहराई से ध्यान में रख लिया। वह इस बारे में सोचती रही और उसे पता भी नहीं चला कि असिस्टेंट कब चली गई। इस बीच मैं शुरू में हैरान था जब मुझे गू किंग हान का कोई मैसेज नहीं मिला। जब मैं घर पहुंचा और अपना फोन ऑन किया तो मैंने उसका मैसेज देखा। वह बहुत सीधा और छोटा था, बस 4 आसान शब्द। मैंने टाइप किया और सोफे पर पालथी मारकर बैठ गया। प्रेसिडेंट गू ने बहुत देर तक सोचा और मुझे सिर्फ 4 शब्द दिए। मैं बहुत हैरान हूँ। मेरा यह मैसेज देखकर गू किंग हान गैराज में चली गई और गाड़ी चलाते हुए सोचने लगी कि क्या मेरी बातों का कोई और मतलब भी है। एक पल बाद उसने जवाब दिया, तो मैं तुम्हारी भरपाई कर दूंगा। ये शब्द देखकर मैं चौंक गया, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अपना फोन नीचे रखकर मैं नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। कुछ मिनट बाद जब मैंने अपना फोन उठाया और कुछ खाने के लिए नीचे जाने की तैयारी करने लगा, तभी गू किंग हान का अचानक मैसेज आया, मैं तुम्हारे दरवाजे के बाहर हूँ। मैं फोन हाथ में लेकर नीचे भागा, दरवाजा खोला और उसे वहीं खड़ा देखा। ऐसा लग रहा था कि वह अभी अभी कंपनी से सीधे आई है। उसका चेहरा थोड़ा लाल था और वो हाँफ रही थी। उसने मुझे खाली नजरों से देखा, जैसे मुझसे अंदर बुलाने के लिए कह रही हो। गू किंग हान अनजाने में एक कदम आगे बढ़ी और बोली, मैंने मुआवजे के तौर पर कुछ असली हांगकांग स्नैक्स खरीदे हैं। मैंने कहा, देखता हूँ क्या लाई हो, पहले अंदर आओ, बाहर थोड़ी ठंडी हवा चल रही है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, मैं एक तरफ हट गया और ऊपर वाली अलमारी से डिस्पोजेबल चप्पलें निकालते हुए कहा, घर पर सिर्फ डिस्पोजेबल चप्पलें हैं, अभी के लिए तुम्हें इसी से काम चलाना होगा। यह देखकर कि मैं उसके अचानक आने से नाराज नहीं हूँ, उसे थोड़ी राहत मिली। वह खाना टेबल पर रखते हुए बोली, ये एक वेफल वाली दुकान हांगकांग का एक बहुत पुराना ब्रांड है। ये मीठा है लेकिन भारी नहीं, क्रिस्पी और सॉफ्ट है। तुम्हें इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। और ये भी लो, रोस्ट डक और फ्राइड सींग। मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खाया है। और जैसे ही हम टेबल पर पहुंचे और खाना शुरू करने वाले थे, मैंने अचानक उसे रोकते हुए पूछा, एक मिनट रुको, तुम शराब पीती हो? कौन सी ड्रिंक लोगी? मैं बीजिंग से अपनी नेशनल शराब लाया हूँ। हालांकि उसका ध्यान शराब पर नहीं बल्कि उस जगह के नाम पर था। यह पहली बार था जब मैंने अपनी बातों में जिक्र किया था कि मैं कहां से हूँ। गू किंग हान की आंखें चमक उठी। उसे लगा कि बीजिंग का जिक्र करने का मतलब है कि मैं अब उससे अपने दिल की बात शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। गू किंग हान अंदर से और ज्यादा एक्साइटेड हो गई, लेकिन उसने बाहर से खुद को शांत बनाए रखा। जल्द ही मैं शराब का एक प्रामाणिक जार लेकर टेबल पर बैठ गया और कहा, यह सांगशेन वाइन है जिसे मैंने एक बूढ़ी औरत से बनाना सीखा था जब मैं गांव गया था। ये बहुत स्वादिष्ट है, तुम्हें मजा आने वाला है। जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया, मैंने कुशलता से उसका कॉर्क निकाला और चारों तरफ एक तेज सौंधी खुशबू फैल गई। जब मैंने उसे ट्राई करने के लिए थोड़ी सी शराब डाली तो वह हिचकिचाई। मैंने पूछा, पीना है? पहले जब मैं घर पर रहता था तो मेरे परिवार वाले मुझे टोकते थे और मैं हर बार सिर्फ एक छोटा कप ही पी पाता था। अब जब हमारे पास मौका है तो तुम मेरे साथ थोड़ी क्यों नहीं पीती? उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे बस चिंता है कि तुम्हें नशा ना हो जाए। गू किंग हान की खुद की ड्रिंकिंग टॉलरेंस बहुत अच्छी थी, इसलिए उसे अपने लिए कोई चिंता नहीं थी। हालांकि उसे लगा कि मेरी टॉलरेंस बहुत कम होगी। मैंने उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ भरोसा दिलाया और सबसे पहले अपना गिलास उठाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे नशा नहीं होगा। इसके बाद गू किंग हान के पास मेरे साथ आराम से गिलास टकराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा और खाते पीते समय वह मेरा साथ देने लगी। 1 घंटा बीत गया और मेरा तीसरा गिलास भी खाली हो गया। मुझे फिर से अपना गिलास उठाने के लिए बेचैन देखकर उसने मेरा हाथ रोका और कहा, अब और मत पियो, तुम्हें नशा हो जाएगा। मेरा चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। मैंने जोर देते हुए कहा, तुम क्या बड़बड़ा रही हो? मैं नशे में कैसे हो सकता हूँ? मैं जितना ज्यादा पीता हूँ उतना ही होश में आता जाता हूँ। फिर मैंने गू किंग हान का हाथ पकड़ा जो मेरा रास्ता रोक रहा था और उसे अपनी तरफ खींचने लगा। उसने अपना हाथ पीछे क्यों नहीं हटाया? मैं साफ तौर पर बहुत जोर लगा रहा था। मैंने उसके हाथ को देखा और बुदबुदाया, अरे ये हाथ तो बहुत सुंदर है। जैसे ही मेरी नजर उसके हाथ पर पड़ी, मैंने अचानक अपनी क्रिस्टल उंगली निकाली और धीरे से गू किंग हान के हाथ के पिछले हिस्से पर फिरते हुए उसकी हैरान नजरों के बीच उसकी उंगलियों को छुआ। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम सच में नशे में हो? जब मैं दूसरी तरफ देख रहा था तो उसने चुपके से अपना हाथ वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन मेरी आंखें रूलर जैसी तेज थीं। मैंने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसका हाथ फिर से पकड़ लिया और बेसब्री से उसे घूरते हुए कहा, हिलो मत, मुझे देखने दो। ये सुनकर गू किंग हान ने एक गहरी सांस ली और उसके सीने की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा, ठीक है, अब और पूछने की
की जरूरत नहीं है, ये आदमी पक्का नशे में है। क्या इसने नहीं कहा था कि इसे शराब पीने की बहुत आदत है? बस 3 कप में ये हाल हो गया। ये सोचकर उसने आह भरी और फिर से अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वह उसे छुड़ा नहीं पा रही थी। साफ था कि नशे में होने के बावजूद मैं उसके हाथ को लेकर पूरी तरह सतर्क था। मैंने मुस्कुराते हुए गु किंघान का हाथ खींचकर अपने गाल पर रख लिया, फिर अपना सिर नीचे झुकाया और उसकी हथेली के पिछले हिस्से को अपने गाल से रगड़ने लगा। गु किंघान ने मेरी यह हरकत देखी तो उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने मुझे अपना हाथ छूने दिया और खुद चुपचाप अपनी वाइन पीने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने अचानक फिर से कहा, अपना हाथ बदलो, पिछला वाला बहुत ज्यादा गर्म था, मुझे वो पसंद नहीं आया। गु किंघान ने बिना बहस किए अपनी दूसरी हथेली आगे कर दी। मैंने ध्यान से उसे छुआ और कंफर्म करते हुए कहा, हाँ ये सही है, गु किंघान के हाथ इतने गर्म नहीं है। यह सुनकर वो बाहर से तो शांत रही, लेकिन उसके गाल तुरंत लाल हो गए। उसने एक लंबी सांस छोड़ी और मुझे अपने हाथ को नीचे देखते हुए पाया, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली कि मेरा ध्यान उसके चेहरे पर नहीं था। अगले ही पल मेरी नजरें जो उसके हाथ पर टिकी हुई थीं, अचानक ऊपर उठी और मैं उसे ध्यान से देखने लगा। मैंने कहा, गु किंघान, तुम्हारा चेहरा इतना लाल हो गया है, तुम पक्का नशे में हो। यह सुनकर गु किंघान ने अपने दूसरे हाथ से अपना चेहरा छिपाया और बोली, मिस्टर शेन, क्या तुम सच में देखना चाहते हो कि हम दोनों में से कौन नशे में है? मेरी आंखें चमक उठी और मैंने कहा, तुमने क्या कहा? देखो कितनी अच्छी चीज है। मैं गु किंघान की मजेदार नजरों के बीच खड़ा हो गया और अगले ही पल मैं उसके बिल्कुल सामने था। इस पल गु किंघान पहले तो थोड़ा टेंशन में आई और उसने अपनी सांसें रोक लीं। फिर मेरी हैरान आंखों को देखकर उसने चुपचाप खुद को ढीला छोड़ दिया और ध्यान से मेरी खुशबू का मजा लेने लगी। अगर मैं थोड़ा भी आगे बढ़ता तो मेरी नाक उसकी नाक की नोक को छू सकती थी। एक पल के लिए वह मेरी तरफ झुकना चाहती थी, लेकिन शुक्र है कि समय रहते उसने खुद को संभाल लिया। लेकिन मेरी हिम्मत और बढ़ गई। मैंने उसके कंधे से होते हुए उसके चेहरे को तब तक टटोला जब तक कि मेरा हाथ उसके कान के लोब पर नहीं टिक गया। जैसे ही मैंने उसे छुआ, गु किंघान लगभग अपना कंट्रोल खो बैठी। उसने अपने दांत भींचे, मेरी गर्म सांसों से बचने के लिए अपना सिर दूसरी तरफ घुमाया और अजीब तरह से मुझे समझाने की कोशिश करते हुए बोली, शेन, मजाक करना बंद करो और चुपचाप सो जाओ। मैंने चिढ़ाते हुए कहा, क्या मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? उसने कहा, तुमने अच्छे से सुना है? मैंने पलटकर कहा, नहीं, मैंने नहीं सुना। मैंने उसे शरारत से घूरा और जैसे ही गु किंघान को लगा कि मैं गुस्सा होने वाला हूँ, मैंने देखा कि मेरी नजर उसकी नाक की नोक से फिसलकर उसके होंठों पर आई और फिर धीरे धीरे नीचे की ओर जाकर उसी जगह टिक गई। गु किंघान मेरी इस बेबाक नजर से चौंक गई और वह तुरंत पूरी स्पीड से पीछे हटकर खड़ी हो गई। उसने घबराते हुए कहा, शेन, कोई जल्दबाजी मत करो। मैं बड़ा मासूम और कंफ्यूज बनते हुए अपना सिर खुजलाने लगा और पूछा, तुम्हें आखिर किस बात का डर है? उसने कहा, मुझे कोई डर नहीं है, मैं बस तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहती। इसके अलावा क्या तुमने अभी मुझे करीब से देखने के लिए नहीं कहा था? मैंने कहा, मैंने कब कहा? वह यह कहते कहते चुप हो गई, क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि नशे की हालत में उसने खुद ही मुझे पास आने की अनुमति दी थी। उसने बात बदलते हुए कहा, तुमने गलत सुना, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, मेरे चेहरे पर झूठी नाराजगी आ गई। गु किंघान मुझे इस तरह उदास नहीं देख सकती थी और ऊपर से उसने नोटिस किया कि नशे के चक्कर में मैं अपना बैलेंस खोकर गिरने वाला हूँ। उसका दिल जोर से धड़क उठा। वह तुरंत मेरे पास आई और समझौता करने वाले लहजे में बोली, अच्छा बाबा, मुझे छू लो, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ तुम हाथ नहीं लगा सकते। उसने मन ही मन सोचा, यह मेरी ही गलती है। इस समय एक नशे में धुत इंसान से बहस करने का क्या फायदा? उसे इस तरह नरम पड़ते देख मैंने खुशी खुशी गु किंघान का कंधा थपथपाया और कहा, गु किंघान, अब मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। ये सुनकर गु किंघान वहीं जम गई और शर्माते हुए बोली, सोना है? तुम कैसे सोना चाहते हो? मैंने सीधे शब्दों में कहा, जैसे सब सोते हैं, अपना चेहरा धो लो, दांत ब्रश कर लो, फिर बिस्तर पर लेट जाओ, आंखें बंद करो और सो जाओ। एक पल बाद गु किंघान मेरे पीछे पीछे ऊपर आई और सीधे बगल वाले बेडरूम की तरफ बढ़ी। जब वह अंदर आई तो उसने देखा कि मैं एक नया टूथब्रश लेकर उसे देखकर मुस्कुरा रहा हूँ। मैंने उससे कहा कि मुझे नए तौलिए और नहाने के कपड़े भी मिल गए हैं। मैंने वे सारी चीजें एक एक करके उसके हाथों में थमा दी और खुद खुश होकर वहां से चला गया। गु किंघान के हाथ में मुट्ठी भर सामान था, लेकिन वह अपनी उलझी हुई भावनाएं समझ नहीं पा रही थी। यह सोचते हुए गु किंघान को अचानक लगा कि वह शायद जिंदगी भर के लिए मेरे इस जाल में फंस चुकी है। तभी मैंने बाहर से उसे फिर आवाज लगाई। वह भागकर बाहर आई और उसने देखा कि मैं मुंह में टूथपेस्ट का झाग उड़ाते हुए दांत ब्रश कर रहा हूँ। मैंने अपना सिर थोड़ा झुकाया और उसे गुड नाइट कहा। उसने हैरानी से सोचा, क्या गुड नाइट? कुछ मिनट बाद गु किंघान बिस्तर के पास खड़ी होकर मुझे देख रही था, जहां मैं कंबल में पूरी तरह लिपटा हुआ गहरी नींद में सो चुका था। उसने मेरे कमरे की लाइट बंद की और बाहर निकल गई। लेकिन गु किंघान अपने घर वापस नहीं गई, बल्कि वह सुरक्षा के लिए बगल वाले गेस्ट रूम में ही सो गई। उसने हमारे कमरों का बीच का दरवाजा खोला छोड़ दिया था, क्योंकि उसे पता था कि नशे में धुत लोगों को रात में उल्टी होने या दम घुटने का खतरा रहता है, और वह मेरी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित थी। खुशकिस्मती से मैं अगली सुबह तक बिल्कुल चैन की नींद सोया। सुबह उठकर उसने मेरे लिए बनाया हुआ दलिया और हैंगओवर सूप टेबल पर लाकर रख दिया और कंपनी जाने से पहले मेरे लिए एक प्यार भरा मैसेज छोड़ दिया। जब मैंने अपनी आंखें खोली और नीचे गया तो किचन से थोड़ा पानी पीने के बाद मेरी नजर अचानक डाइनिंग टेबल पर पड़ी, जहां 2 इंसुलेटेड कंटेनर रखे हुए थे। मैंने उन्हें थोड़े शक के साथ देखा और सोचने लगा कि इनमें क्या हो सकता है। मैं थोड़ा पास गया और ढक्कन खोलने से
से पहले उन्हें ध्यान से देखा, जैसे मैं चेक कर रहा हूँ कि कहीं इनमें कोई बम तो नहीं है। ढक्कन हटाते ही अंदर से बहुत ही खुशबूदार दलिया की महक आई। मैंने हैरान होकर अपने चारों ओर देखा। मुझे धीरे धीरे याद आया कि कल रात मैंने गु किंग हान के साथ डिनर किया था। फिर जैसे ही मैंने अपने दिमाग पर थोड़ा और जोर डाला, पिछली रात के सारे सीन एक एक करके मेरे दिमाग में फ्लैशबैक की तरह आने लगे। जब मुझे पूरी तरह एहसास हुआ कि कल रात मैंने नशे में गु किंग हान का किस तरह फायदा उठाया था, तो मैं अपनी जगह पर पत्थर की तरह जम गया। वह मैं ही था जिसने सामने वाले का फायदा उठाया और फिर खुद ही मासूम और सही बनकर बैठ गया। वह सच में मैं ही था। मैं शर्म के मारे सोफे पर गिर पड़ा और अपने चेहरे को तकिए में छिपाकर तड़पने लगा। मुझे लगा जैसे अब मेरा काम तमाम हो चुका है। गु किंग हान के प्रति मेरा आकर्षण इस हद तक बढ़ गया था कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड भी अब मेरे वश में नहीं था। मैं अब दोबारा गु किंग हान का सामना कैसे कर पाऊंगा? क्या मुझे ऐसा नाटक करना चाहिए कि मुझे कल रात का कुछ भी याद नहीं है? पर क्या गु किंग हान मेरी इस बकवास बात पर यकीन करेगी? मैं इसी कशमकश में डूबा हुआ था कि तभी अचानक डोरबेल बजी। मैं बेमन से सोफे से उठा और बिना सोचे समझे दरवाजा खोलने चला गया। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला और सामने गु किंग हान को खड़ा देखा, मैंने बिना एक पल गंवाए तुरंत दरवाजा वापस बंद कर दिया। जब मुझे आखिरकार होश आया कि मैंने हड़बड़ाहट में क्या कर दिया है, तो डर के मारे मेरा चेहरा पीला पड़ गया। मेरी इस हरकत ने साफ साबित कर दिया था कि मुझे कल रात की सारी बातें अच्छी तरह याद हैं। अब दरवाजे के बाहर से मुझे गु किंग हान के हल्के से हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर दरवाजा फिर से खोल दिया। मुझे अच्छी तरह पता था कि कल रात मैंने सारी हदें पार कर दी थी। मैंने अपना सिर नीचे झुकाया, आंखें बंद कर ली और माफी मांगते हुए कहा, तुम मुझे जितना चाहो डांट सकती हो। मैं उसकी मार या डांट का इंतजार करने लगा, लेकिन जिस गुस्से भरे थप्पड़ की मुझे उम्मीद थी, उसकी जगह एक बेहद कोमल और गर्म हाथ ने मेरे सिर को सहलाया। मेरे हैरान चेहरे को देखकर गु किंग हान ने अपनी एड़ी थोड़ी मोड़ी, थोड़ा पास आई और मुझसे फुसफुसाकर पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं डांटूंगी? और तुम्हें कैसे पता कि कल रात जो कुछ भी हुआ वह मैंने अपनी मर्जी से नहीं होने दिया? इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, गु किंग हान का चेहरा मेरे बेहद करीब आ गया और चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा छा गया। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें पता है कि कल रात जब तुम मेरे इतने करीब थे तो मैं असल में क्या करना चाहती थी? पता नहीं क्यों गु किंग हान के ये सवाल पूछते ही मेरी नजर अनायास ही उसके खूबसूरत होंठों पर जाकर टिक गई। मुझे नहीं पता था कि उस वक्त गु किंग हान के दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता था कि इस वक्त मैं क्या करना चाहता हूँ। मेरे इन इरादों को भांपते हुए उसने अपनी एड़ी नीचे की, उसके पैर वापस जमीन पर टिके और वह मुस्कुराते हुए मेरे पास से गुजर गई। जाते जाते वह पीछे मुड़ी और क्लासिकल चीनी अंदाज में एक गहरी बात कह गई, शेन, मेरे विचार भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही हैं। मैं पूरी तरह से हैरान रह गया और जल्दी से उसके पीछे किचन की तरफ भागा और पूछा, अरे पर मैंने क्या सोचा? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रहा हूँ? बदकिस्मती से गु किंग हान ने मेरे इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर टेबल पर पड़ी, जहाँ हैंगओवर वाली चाय और दलिया अभी तक बिना छुए वैसे ही रखा हुआ था। उसने पूछा, क्या तुम अभी अभी उठे हो? मैं इस बात को टालना चाहता था, क्योंकि अगर मैं ज्यादा सफाई देता तो ऐसा लगता कि मैं उसकी बातों को लेकर कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। इसलिए मैंने खुद को रोककर बस एक कूल अंदाज में कहा, हाँ, यह देखकर कि गु किंग हान पहले ही किचन से बर्तन लेने चली गई थी और उसने दलिया और हैंगओवर सूप को अलग अलग बर्तनों में सर्व करना शुरू कर दिया था। मुझे एहसास हुआ कि वह घर के कामों में कितनी माहिर है। तभी मुझे याद आया कि जब मैं सुबह उठा था तो डाइनिंग टेबल बिल्कुल साफ थी। मुझे थोड़ा बुरा लगा और मैंने पूछा, कल रात क्या तुमने अकेले ही पूरा डाइनिंग एरिया साफ किया था? उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने अभी अभी इसे ठीक किया है। चलो अब जल्दी से खा लो। इस महिला की हरकतें और देखभाल का तरीका देखकर मुझे लगा कि यह मेरा पीछा नहीं कर रही है, बल्कि एक छोटे बच्चे की परवरिश कर रही है। गु किंग हान ने मेरे लिए कुर्सी खींच दी थी, इसलिए मैं चुपचाप जाकर बैठ गया और क्रीमी रतालू के दलिया का एक स्वादिष्ट घूंट लिया। तभी गु किंग हान ने अपना फोन जेब में रखा, मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम खुद यह सब नहीं खाने वाले थे? वैसे भी तुम कंपनी के कैफेटेरिया में पहले ही खा चुके हो, तो जब तुम वहाँ खा ही चुके थे तो यहाँ दोबारा क्यों आए? लेकिन मुझे तुरंत समझ आ गया कि मैं क्या कह रहा हूँ और मैं शर्म के मारे चुप हो गया। लेकिन गु किंग हान ने टांग खींचने का इतना अच्छा मौका हाथ से जाने नहीं दिया और मुस्कुराकर बोली, मैं तो बस यह देखने आई थी कि हमारे यंग मास्टर शेन अभी तक सोकर उठे हैं या नहीं। मैंने कहा, मैं आजकल थोड़ा आलसी हो गया हूँ क्योंकि मेरे पास करने के लिए कोई जरूरी काम नहीं है और वैसे भी मैं हर दिन दोपहर तक नहीं सोता हूँ। मेरी इस बचकानी सफाई को देखकर गु किंग हान अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उसे लगा कि भले ही मैं कुछ न करूं, लेकिन मुझे इस तरह सामने देखना ही उसका मूड ठीक करने के लिए काफी है। क्योंकि गु किंग हान बहुत जोर से हंस रही थी, इसलिए मैंने उसे थोड़ा नाराजगी से देखा और जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म करने लगा। लेकिन जैसे ही मेरा खाना खत्म हुआ, मैंने देखा कि गु किंग हान फिर से बर्तन साफ करने के लिए उठ रही है। मैंने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं इतना भी बेकार नहीं हूँ, मैं ये खुद साफ कर सका हूँ। किसी मेहमान से घर का काम करवाने का क्या मतलब है? यह कहकर मैंने इंसुलेटेड कंटेनर और कटोरियां उठाई और किचन सिंक की तरफ ले गया। फिर अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाकर उन्हें धोना शुरू कर दिया। मैंने सिंक के कोने से नोटिस किया कि गु किंग हान मेरे पीछे पीछे आ गई थी और किचन के दरवाजे पर टेक लगाकर मुझे ही घूर रही थी। मुझे अचानक थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और मैंने
पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं घर का काम ठीक से नहीं कर सकता? उसने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है। मैंने फिर पूछा, तो तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रही हो? उसने जवाब दिया, मुझे डर था कि तुम अकेले बोर हो जाओगे। मैंने मजाक में कहा, ओ तो हमारी सीईओ गू ने अब चैटिंग पार्टनर बनने का नया करियर चुन लिया है। गू किंगहान मेरी इस बात पर बिल्कुल नाराज नहीं हुई, बल्कि उसने सोचने का नाटक करते हुए कहा, अगर पार्टनर तुम्हारे जैसा हो तो यह करियर भी बुरा नहीं है। मुझे बर्तनों को स्टेरिलाइजर में रखते देखकर वह थर्मस उठाने के लिए आगे बढ़ी और उसे सही जगह पर रख दिया। इसके बाद उसने मुझे एक टिश्यू पेपर थमाते हुए कहा, आखिर सबसे जरूरी बात तो सामने वाले को खुश रखना है ना मिस्टर शेन? मैंने अपने बाएं हाथ का पानी पोंछा और थोड़ा दूरी बनाने का नाटक करते हुए कहा, मुझे लगता है कि ये बस ठीक ठाक है। उसने थोड़ा और पास आते हुए पूछा, बस ठीक ठाक? ऐसा क्यों मिस्टर शेन? क्या आप मुझे साफ साफ नहीं बताएंगे कि इसमें क्या कमी है? मेरे बिल्कुल सामने खड़ी गू किंगहान का फिगर बेहद कर्वी और आकर्षक लग रहा था। मेरी आंखें एक पल के लिए चमक उठी, लेकिन उसकी बातों का इशारा समझकर मैंने जल्दी से अपने होश संभाले और शांत होकर जवाब दिया, आप बहुत ज्यादा शर्मीली हैं। एक अच्छे चैट पार्टनर को थोड़ा और बेबाक और बिंदास होना चाहिए। मेरी